हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ अवर एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच। लेक्चर नंबर 2 में अपन ने क्या देखा था? अपन ने रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस का पूरा थियरी कंप्लीट कर दिया था। जस्ट एक पॉइंट अपना रह गया था, दैट इज रिलेवेंट कॉस्ट। मैंने आपको बोला था, सॉरी, रिलेवेंट कॉस्ट में एक पॉइंट, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट में एक पॉइंट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सर कितने कॉस्ट थे टोटल थे 11 कॉस्ट, उसमें 7 थे रिलेवेंट कॉस्ट और इररिलेवेंट कितने थे सर? 4 इररिलेवेंट कॉस्ट थे, 7 रिलेवेंट कॉस्ट थे। इसमें से सिर्फ अपना एक टॉपिक रह गया था, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अभी अपन वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट खत्म करेंगे और फिर अपन चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। आ जाओ, हेडिंग डालो रिप्लेसमेंट कॉस्ट की। रिप्लेसमेंट कॉस्ट की हेडिंग डालो, चालू करते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या रहता? रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या रहता? एज अ बिजनेस ओनर ये कॉस्ट को देखो, आपको बहुत अच्छे से समझेगा, या नहीं तो आपके पापा के एंगल से सोचो, ठीक है? अगर मेरे पापा रहते थे ये जगह पे तो क्या सोचते थे, आपको वैसे सोचना है, आपको ऑटोमेटिकली ये टॉपिक समझ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अपने पास 1000 क्वांटिटी है, अपने पास 1000 क्वांटिटी है, 1000 क्वांटिटी है सर। 1000 क्वांटिटी का ही की है, कोई भी चीज़ की रह सकती है। अब फॉर एग्जांपल ये अब ये घरेलू एग्जांपल मत लेंगे अपन, थोड़ा अपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में सोच रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की अपने पास 1000 क्वांटिटी है, ठीक है? 1000 किलोस 1000 किलोस 1000 किलो समझ के चलो। अब देखो, मैं आपको बताता, कोई भी जो रॉ मटेरियल रहता ना, उसके सिर्फ 3 यूसेज रह सकते हैं। सर 3 कौन से यूसेज? आप सोचो, एज अ बिजनेस ओनर आपके पास रॉ मटेरियल है। एज अ बिजनेस ओनर अपन ने क्या सोचा कि भाई रॉ मटेरियल है मेरे पास, तो क्या कौन से 3 काम है? मैंने हिंट दे दिया आपको कि ये रॉ मटेरियल का सिर्फ 3 ही काम हो सकता। सर रॉ मटेरियल का काम तो गुड्स बनने में ही काम आएगा ना, और क्या काम आ जाएगा? हाँ, तो आपने ये सही बोला कि सर रॉ मटेरियल का काम गुड्स बनने में काम आएगा। तो इसका फर्स्ट यूज क्या है कि भाई ये रेगुलर यूज आता है, ये रेगुलर यूज में आता अपने डे टू डे काम में। हाँ सर, रेगुलर यूज आता। अब बताओ, और बताओ, और कौन सा काम आ सकता? रेगुलर यूज के अलावा और कौन सा काम आ सकता बताओ? रेगुलर यूज तो आता ही आता, इसके अलावा और बताओ कौन सा काम आता? सर इसके अलावा कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या कि अपन ने गलती से रॉ मटेरियल पहले है ना ज्यादा मंगा लिया था, तो वो रॉ मटेरियल बच के, तो अब ये रॉ मटेरियल का ऐसा कोई काम नहीं है। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि सर कुछ रॉ मटेरियल ऐसे रहते का नो यूज रहता। हाँ भाई बिल्कुल, कुछ रॉ मटेरियल जो रेगुलर यूज रहता, कुछ रॉ मटेरियल नो यूज रहता। नो यूज, तो सर नो यूज मतलब क्या करना है? क्या करना है वो बात की बात है, लेकिन कोई भी रॉ मटेरियल का यूसेज क्या रहता? तीसरा यूज क्या रहता? तीसरा यूज क्या रहता बताओ? सर तीसरा यूज ये रहता कि कभी अपन ने मंगाया, ऐसा रहता ना घर में कि मंगाया कपड़े मेरे लिए, लेकिन मेरे को कपड़े नहीं आए, तो उसका अल्टरनेट यूज क्या है कि मेरे छोटा भाई या छोटी बहन को दे दो। समझ रहे क्या? मेरे को अगर कपड़े टाइट हो गए या मेरे को अगर लूज, मतलब समझ रहे, अल्टरनेट यूज। तो वही अगर अपन ने रॉ मटेरियल पहले मंगा लिया था 1000 क्वांटिटी, अभी इसका ये काम नहीं है, तो इसका अल्टरनेट यूज में अपन डाल देंगे। अपन क्या करेंगे, इसको अल्टरनेट यूज में कर देंगे। तो थर्ड इसका क्या रहेगा? अल्टरनेट यूज। अल्टरनेट यूज। सर अपन कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? रिलेवेंट कॉस्टिंग। तो सर ये 1000 क्वांटिटी है, 1000 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी का रिलेवेंट कॉस्ट क्या है, बस वही जानना है। तो सर ये 1000 क्वांटिटी का रिलेवेंट कॉस्ट क्या रहेगा? अब रिलेवेंट कॉस्ट के पहले यहाँ पर एक लाइन लिख लो आप। इधर तक आप लोग लिख लिए क्या? साथ साथ लिखते लिखते चलो, मतलब जो स्टोरी बोल रहा हूँ मैं, सुनते सुनते आप लोग तो ये लिख सकते हैं आराम से। लिख लो पहले इधर तक, और ये लिखो कि इफ दिस 1000 quantities, if this 1000 quantities are used in, if this 1000 quantities are used in, if this 1000 quantities are used in, if this 1000 quantities are used in special order, what will be the, what will be its relevant cost? What will be its relevant cost? क्वेश्चन आंसर क्या है बताओ? ये 1000 क्वांटिटी है, ठीक है? अभी तक यहां तक लिख लिया, यहां तक लिख के रुक जाओ और सोच के आंसर बताओ। ये जो 1000 क्वांटिटीज है, ये जो 1000 क्वांटिटीज है, ये क्या है? दे आर ऑफ रेगुलर यूज। वो क्या है? वो रेगुलर यूज के है। इसका मतलब क्या है सर कि अगर अभी मैं ये स्पेशल ऑर्डर में ले भी लूं, तो सर वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा? मंगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रेगुलर यूज के लिए है। रेगुलर यूज मतलब क्या है कि अभी जो मैं प्रोडक्ट्स बना रहा, फॉर एग्जांपल अब
कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रही है, आप कुछ भी बना रहे, कोई भी सो एंड सो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाय बना रहा, ठीक है, चाय आ गई मेरी दोस्तों, चाय पी लेते हैं, थोड़ी सर्दी सर्दी हो रही। क्या चाय है, बहुत बढ़िया। तो सर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ले लो, कोई भी चीज का ले लो, कि अगर वो मेरा रेगुलर यूज है, इसका मतलब क्या है, मेरा ये जो 1000 क्वांटिटी है मैं मेरे रेगुलर काम में लेता, लेकिन अभी स्पेशल ऑर्डर के आने की वजह से मुझे 1000 क्वांटिटी इधर देनी पड़ी, तो मेरे को रेगुलर यूज मतलब क्या है भाई, मेरा नॉर्मल जो इंडस्ट्री चल रही, मेरा जो नॉर्मल साइकिल चल रहा, उसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को, वी नीड टू बाई फ्रॉम मार्केट, वी नीड टू बाई फ्रॉम मार्केट, दैट इज नथिंग बट उसके लिए रिलेवेंट कॉस्ट करेंगे रिप्लेसमेंट वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू, आप समझे क्या, उसके लिए रिलेवेंट कॉस्ट करेंगे रिप्लेसमेंट वैल्यू, क्योंकि ये 1000 क्वांटिटी स्पेशल ऑर्डर में ले ले, ठीक है ले लो कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारा रेगुलर धंधा चल रहा उसके लिए भी तो जल्दी जल्दी मटेरियल मंगाना पड़ेगा, तो उसके लिए वापस ये 1000 क्वांटिटी मंगाएंगे कहाँ से, मार्केट से मंगाएंगे, रिप्लेसमेंट वैल्यू सिंपल, मार्केट से मंगाएंगे, क्योंकि वो रेगुलर यूज है, अपने को क्वांटिटी मतलब रॉ मटेरियल तो मंगाना पड़ेगा। जी हाँ सर समझ गए। तो सर इसका मतलब अब ये नो यूज है मतलब क्या, सर नो यूज मतलब क्या, इसका कोई काम ही नहीं है, सर इसका कोई काम नहीं है तो इसका रिलेवेंट कॉस्ट जीरो, बोलो जीरो लिख दूं क्या, कितने लोग को लग रहा है कि इसका रिलेवेंट कॉस्ट जीरो है। अगर कोई चीज अपने घर में काम की नहीं है तो अपन क्या करते हैं उसको, बताओ, अगर कोई चीज अपने घर में काम की नहीं है तो क्या करते हैं अपन उसको, बोलो, सर रद्दी में बेच देते, उसका पैसा मिल जाता, बस वही करना है, ये इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, रीसेल वैल्यू, दैट इज उसको रीसेल कर देंगे अपन, दैट इज नथिंग बट रियलाइजेबल वैल्यू, उससे उसको रियलाइजेबल वैल्यू मतलब उसको बेच के कितना पैसा मिलने वाला है, तो अपन बोलेंगे रिलेवेंट कॉस्ट। वैसे भी ये 1000 क्वांटिटी कुछ काम की नहीं थी, अपन ने अगर स्पेशल ऑर्डर में ले लिए तो ये स्पेशल ऑर्डर के केस में ये 1000 क्वांटिटी का प्राइस जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या दिमाग लगाएंगे, ये 1000 क्वांटिटी को मैं स्पेशल ऑर्डर में यूज कर रहा, तो इसका प्राइस जीरो लिख दूं क्या, बिल्कुल नहीं। अपन अगर स्पेशल ऑर्डर नहीं आता था तो क्या करते थे, बस आपके दिमाग में इतना रहने का है कि स्पेशल ऑर्डर नहीं आता था तो क्या करते थे, तो स्पेशल ऑर्डर नहीं आता था तो मैं इसको बाहर बेचता था, बाहर बेच के कुछ तो पैसे कमाता था, तो फिर जीरो क्यों लेना है यहाँ पर, बाहर बेच के जो पैसे कमा रहे बस वही पैसे स्पेशल ऑर्डर में डालेंगे, रिलेवेंट कॉस्ट क्लियर है। और अगर सर अल्टरनेट यूज है तो, सर अल्टरनेट यूज में अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं ए प्रोडक्ट मतलब ए यूज कर रहा, एक इजी एग्जांपल मैं देता आपको कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है ना, मेरे पास ये फोन कवर एक्स्ट्रा है, मेरे पास ये फोन का कवर एक्स्ट्रा है, अब मेरी मम्मी क्या बोल रही, तेरे पास वैसे भी ये प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है तो मुझे दे दे, तो अब मैं क्या कर रहा, मैं मैं उसको बाहर नहीं बेच रहा, ना ही मेरे काम आ रहा, ना ही मेरा रेगुलर यूज है, ना ही कुछ काम का नहीं है, ऐसा भी नहीं है, मैं उसका अल्टरनेट यूज कर रहा। अब अल्टरनेट यूज में इसका रिलेवेंट कॉस्ट क्या रहेगा, देखो मैंने जब मेरे मम्मी को ये फोन कवर दे दिया, अब मेरे को मेरे मम्मी को बाहर से मार्केट से फोन कवर खरीदना पड़ा क्या, नहीं, मम्मी के कितने पैसे बच गए, 100 रुपए, 100 रुपए क्या है, कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, मम्मी बाहर से मार्केट से खरीदती थी तो उसको कितने में मिलता था, 100 रुपए में, मैं वो 100 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया ना ऑलरेडी, तो मतलब क्या, कितने रुपए बच गए हमारे घर में, 100 रुपए, जो आपका कॉस्ट सेविंग्स हुआ उससे अल्टरनेट यूज में, मतलब ये इसको उधर यूज करने के चक्कर में जो आपका कॉस्ट सेविंग हुआ उसका प्राइस लेते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, मतलब आपको आपने अल्टरनेट यूज में कर दिया, तो स्पेशल ऑर्डर के अगर स्पेशल ऑर्डर में उसको यूज कर रहे हैं, तो अगर स्पेशल ऑर्डर को स्पेशल ऑर्डर के मतलब स्पेशल ऑर्डर में यूज नहीं करते थे तो क्या करते थे, सर अल्टरनेट यूज करते थे, तो अल्टरनेट जा यूज कर रहे, अगर फॉर एग्जांपल ये चीज अल्टरनेट तरीके से कहीं और यूज कर रहे, अगर वो वहां यूज नहीं करते थे, वहां जो नया प्रोडक्ट रहता था वो मंगाते थे, तो उसका कितना कॉस्ट रहता था वो रहता था, अपने दिमाग में बस ये रखो कि अपने पास एक्स्ट्रा फोन कवर था, अपन ने मम्मी को दे दिया, तो अभी अपन ने क्या किया, अपने को नहीं काम था इसलिए एज एन अल्टरनेट यूज मैंने मम्मी को दिया, मम्मी बाहर से वो प्रोडक्ट खरीदने वाली थी, कितने में खरीदने वाली थी उतना ही, तो उसका रिलेवेंट कॉस्ट रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उतनी अपनी सेविंग हुई, दिस क्लियर, लिख लो ये। तो कोई भी बोला है कि रेगुलर यूज है तो अपन बोलेंगे भाई रेगुलर यूज है, इसका मतलब क्या है, मार्केट से खरीद लो, रिप्लेसमेंट वैल्यू कोई काम का नहीं है, रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, अल्टरनेट यूज है तो अल्टरनेट यूज का वैल्यू, अल्टरनेट यूज का वैल्यू दैट इज कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, अल्टरनेट यूज का वैल्यू दैट इज कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, लिख लो फटाफट, लिख लो लिख लो, पहले लिख लो फटाफट फटाफट लिख लो।
चाय लवर्स कोई है क्या? चाय लवर्स, या तुम लोग सब जेंजी वाले लोग कॉफी वाले हो गए? कॉफी, ग्रीन टी सर, ग्रीन टी। चाय किसको पसंद है? प्लीज लाइक द वीडियो। अरे इससे मेरे को ये तो समझेगा ना कि चाय चाय कितने लोग लेते हैं। क्लियर? आ जाओ। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या था? रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एट करंट मार्केट प्राइस एंड इज रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इट इज द कॉस्ट एट विच देर कुड बी परचेस ऑफ एन असेट और मटेरियल आइडेंटिकल टू दैट विच इज बिन रिप्लेस। ये सब मैंने आपको ये चार्ट के माध्यम से सिखा दिया। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट। रेगुलरली अगर प्रोडक्ट का यूज रेगुलर है तो बाय फ्रॉम मार्केट। इफ मी नीड नहीं, ये है इफ वी नीड। क्लियर? इफ वी नीड, इफ वी नीड मोर, व्हाट विल बी द रिलेवेंट कॉस्ट। कोई प्रोडक्ट अगर रेगुलर यूज का है तो मार्केट से बाई कर लो। कोई प्रोडक्ट अगर कोई काम का नहीं है, प्रीवियसली अपन ने एक्स्ट्रा परचेस कर लिए थे या रॉन्ग परचेस कर लिए थे। प्रीवियसली अपन ने एक्स्ट्रा परचेस कर लिए थे तो अभी कुछ काम का नहीं है, या रॉन्ग परचेस करने में आ गया तो अपने कुछ काम का नहीं है, उसको बेच के बुझा के कितने पैसे मिलने वाले वो देख लो, और अल्टरनेट यूज के चक्कर में कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज क्लियर? तो इसी के साथ अपना पूरा का पूरा रिलेवेंट कॉस्ट का थियरी पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन बैंक के ऊपर। क्वेश्चन बैंक खोल दो। क्वेश्चन बैंक में पहला क्वेश्चन पढ़ना चालू करो। आप बताओ कि शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑर्डर? पढ़ो 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 फटाफट फटाफट पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता? कंपनी है मैन्युफैक्चर्स बाइसाइकिल। कंपनी है क्या कर रहा? मैन्युफैक्चर कर रहा बाइसाइकिल। बहुत बढ़िया। इट कैन प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स इन अ मंथ फॉर अ फिक्स कॉस्ट ऑफ 3 लाख। मतलब वो क्या हो रहा कि मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता। प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स इन अ मंथ, मैं एक मंथ में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता। ठीक है। कुछ चीजें जो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान में रखनी चाहिए, दैट इज जो भी नंबर्स आ रहे, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे, मार्क करते हुए चलो। अब ये छोटा क्वेश्चन है तो आपको सब इधर किधर दिख जाएगा, लेकिन थोड़े क्वेश्चंस के बाद जब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस, तो इधर ये लाइन पढ़ते पढ़ते अपना इधर का कुछ ना कुछ मिस हो जाता। तो ऐसा मत करना कि भाई पूरा खाली पढ़ रहे, कुछ टिक नहीं करे, कुछ मार्क नहीं करे। ऐसा करने से क्वेश्चन का फ्लो बिगड़ जाता। तो मार्क करते करते चलो, क्वेश्चन को समझते समझते चलो। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा? इट कैन प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स इन अ मंथ फॉर अ फिक्स कॉस्ट ऑफ 3 लाख। मतलब फिक्स कॉस्ट कितना है? 3 लाख। ओके। एंड वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 500 रुपये। तो वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया 500 रुपये। तो सर कॉस्ट में अपने को दोनों कॉस्ट आ गई, एक आ गया फिक्स कॉस्ट, एक आ गया वेरिएबल कॉस्ट। और जीवन में क्या चाहिए बोलो? जीवन में इससे इससे बेहतर कुछ चाहिए कि जीवन में? बिल्कुल नहीं सर। अब इट्स करंट डिमांड इज 600 यूनिट्स विच इट सेल्स एट ₹1000 पर यूनिट। अभी देखो उसका करंट डिमांड कितना है? 600। करंट डिमांड है 600। ठीक है भाई। एंड विच इट सेल्स एट 1000 रुपीज, मतलब एक यूनिट अभी वो 1000 रुपीज का बेच रहा। करंट डिमांड इतना है 600 यूनिट्स है, तो वो एक यूनिट 1000 रुपीज में बेच रहा। ठीक है। इट इज अप्रोच बाय कंपनी बी फॉर एन ऑर्डर ऑफ 200 यूनिट्स। कंपनी बी बोली 200 यूनिट दो। सबसे पहले अपने पास कैपेसिटी है क्या? जी हाँ सर, क्योंकि ये प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स कर सकता। अभी तक इसने 600 यूनिट की डिमांड है, तो सर इसके पास 400 कैपेसिटी का एक्सेस कैपेसिटी है, 400 यूनिट का। उसमें से अगर कोई कंपनी 200 यूनिट बोल रही तो अपन दे देंगे क्या? यस सर, खुशी खुशी दे देंगे। चलो डन। लेकिन क्या है क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि 200 यूनिट्स एट द रेट 700 पर यूनिट। ओ माय गॉड। अभी तक ये बाहर जो प्रोडक्ट 1000 में बेच रहा था, अब कंपनी बी क्या बोलती है? भाई हमको 200 यूनिट दो, लेकिन 700 रुपए के हिसाब से दो। तो शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑर्डर? ये अपना क्वेश्चन। कंपनी ने वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताओ। कंपनी ने वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताओ। सोचो सोचो। सर वैसे तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर 1000 में बेच रहे, यहाँ पर इसको 700 में बेचेंगे तो कैसे चलेगा सर? ऑब्वियसली सर अपना लॉस हो जाएगा। कितने रुपए का लॉस होगा? 300 रुपये पर यूनिट का लॉस हो जाएगा। ये किस बच्चों ने सोचा, या तुमने और कुछ सोचा होगा तो वो भी बताओ। सोचो, अभी बस सोचने पे ध्यान दो। सर एक्सेस कैपेसिटी है तो सर दे दो ना।
अरे लेकिन तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, फिक्स कॉस्ट लग रहा है, उसका क्या सर? पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 500 है, फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट निकालते हैं तो अपने को समझेंगे सर। चलो ठीक है, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। उसमें वेरिएबल कॉस्ट आ गया 500 रुपये और फिक्स कॉस्ट आ गया 3 लाख डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स इन ए मंथ, तो कितना हो गया 300। तो सर 500 प्लस 300 कितना होता बोलो? 500 प्लस 300 कितना होता बोलो सर? 500 प्लस 300 होता 800। दैट इज नथिंग बट टोटल कॉस्ट। इज दिस क्लियर? टोटल कॉस्ट 800। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट 800 है सर और ये 700 रुपये में बेचने की बात कर रहा, क्या हमने एक्सेप्ट करना चाहिए क्या ऑर्डर? शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑर्डर एंड प्रोवाइडेड? सुनो, ये हर क्वेश्चन में लोग है ना ऐसा चला चला के नहीं बोलेंगे कि ये स्पेशल ऑर्डर है, ये स्पेशल ऑर्डर है, ये स्पेशल ऑर्डर है। बाई डिफॉल्ट आपको यही समझना है कि ये स्पेशल ऑर्डर है और ऐसे ये ऑर्डर्स रिपीट नहीं होंगे। जब भी अपन रिलेवेंट कॉस्ट इररिलेवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट यहाँ पर लेके आ पाएंगे। बताओ सर, सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन क्लियरली दिख रहा कि 800 रुपये उसका टोटल कॉस्ट है। सर 800 रुपये कैसे आया? 3 लाख का वेरिएबल फिक्स कॉस्ट था जो 1000 यूनिट्स के लिए था, 3 लाख डिवाइड बाय 1000 किए तो 300 आ गया। फिर वेरिएबल कॉस्ट था 500 रुपये पर यूनिट, 500 प्लस 300 कितना हो गया 800। क्लियर? अब सर टोटल कॉस्ट 800 है तो मैं 700 में कैसे बेच सकता? तो अगर जिस बच्चे ने मटेरियल रिलेवेंट कॉस्ट नहीं पढ़ा तो वो क्या बोलेगा? शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर, शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर। बट एज वी स्टडीड इन रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस कि भाई फिक्स कॉस्ट इज इररिलेवेंट। फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट इज नथिंग बट इररिलेवेंट। फिक्स कॉस्ट इज नथिंग बट क्या? इररिलेवेंट। तो जैसे इररिलेवेंट हो गया इसका मतलब ये क्या हो गया? देखो, वेरिएबल कॉस्ट 500, फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट, मतलब अपने को कंसिडर ही नहीं करना है। दस टोटल रिलेवेंट कॉस्ट कितना है? 500 और 500 का टोटल रिलेवेंट कॉस्ट है। एंड अपन सेलिंग प्राइस कितनी है? स्पेशल ऑर्डर सेलिंग प्राइस कितनी है? SOSP, भाई इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा। स्पेशल ऑर्डर सेलिंग प्राइस कितनी है? 700 रुपये। 700 रुपये पर यूनिट सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट टोटल रिलेवेंट कॉस्ट 500 है। अब बताओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बताओ लेना चाहिए। शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑर्डर और नॉट? यस सर, इट मस्ट डेफिनेटली एक्सेप्ट द ऑर्डर। क्या बोलेंगे अपन? यस डेफिनेटली। इज दिस क्लियर? क्योंकि बिकॉज still there is a contribution, of 200 rupees per unit। तो 200 कैसा आया? 700 माइनस 500। डन 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 डन। बोलो, लिख लो ये। समझा क्या आपको? एक्सेप्ट द ऑर्डर मतलब इधर अपने को समझ जाने का कि भाई ये स्पेशल ऑर्डर की बात कर रहा, तो यहाँ पर रिलेवेंट कॉस्ट इररिलेवेंट कॉस्ट डालेंगे अपन। रिलेवेंट कॉस्ट इररिलेवेंट कॉस्ट का यूज करेंगे। अब रिलेवेंट कॉस्ट में अपन ने पहले देखा कि टोटल कॉस्ट 800 है, तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर। लेकिन बट फिक्स कॉस्ट इज इररिलेवेंट, एज वी नो फिक्स कॉस्ट इज इररिलेवेंट। वेरिएबल कॉस्ट 500 का 500, फिक्स कॉस्ट 300 का कट डाउन हो गया, तो टोटल रिलेवेंट कॉस्ट कितना हो गया? 500। अब स्पेशल ऑर्डर सेलिंग प्राइस कितना है? 700। यस डेफिनेटली, बिकॉज देयर इज स्टिल अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 200 पर यूनिट, दैट इज 700 माइनस 500। इज दिस क्लियर? डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता? बढ़िया क्वेश्चन। देखो, अ मशीन विच ओरिजिनली cost rupees 12,000 has an estimated life of 10 years and is depreciated at the rate of 1200 per year। क्या बोल रहा? A machine which originally cost rupees 12,000 has an estimated life of 10 years। तो सर depreciation कितना रहेगा? 1200 का। and is depreciated at the rate 1200 per year। सर दिया ही है, चलो बढ़िया। It has been unused for some time, मतलब कुछ दिनों से वो unused है। As expected production orders did not materialize। A special order has now been received। अब एक क्या हुआ? अभी तक है ना
बहुत दिनों से उसको मशीन पे काम ही नहीं हुआ क्योंकि ऑर्डर ही नहीं आ रहे थे। अब ए स्पेशल ऑर्डर हैज बीन नाउ रिसीव्ड विच वुड रिक्वायर द यूज ऑफ मशीन फॉर द 2 मंथ्स। स्पेशल ऑर्डर है जिसके लिए अपने को 2 महीने के लिए मशीन चाहिए। द करंट नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द मशीन इज 2000। आज की नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या, अगर आज ही मैं मशीन बेच दूं तो कितने में बिकने वाला है, 8000 में बिकने, ठीक है। इफ इट इज यूज फॉर द जॉब द वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 2500। वो क्या बोल रहा, आज के आज बेचेंगे तो 8000, लेकिन तूने अगर वो जॉब के लिए यूज कर लिया तो उसके बाद तेरी वैल्यू हो जाएंगे 7500। समझे आप? क्वेश्चन को आराम से समझना चालू करो। सबसे पहले अपन ने इधर तक देखा था कि भाई 12000 की मशीन है, 10 साल का ये है और डिप्रिशिएशन है 1200 पर ईयर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्पेशल ऑर्डर हैज नाउ बीन रिसीव्ड फॉर 2 मंथ्स, द करंट नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 8000। आज मैं अगर मशीन को बेच दूं, क्योंकि वैसे भी कुछ काम नहीं आ रही बहुत दिनों से, आज मैं बेच दूं तो 8000, लेकिन ये 2 महीने का काम करके बेचूं तो मेरे को सिर्फ मिलेंगे 7500। तो सर ये 2 महीने के काम में मुझे एक बात बताओ, 500 का नुकसान हो गया मेरा। 2 महीने का काम करूंगा 2 मंथ्स का, तो मेरा पहले जो 8000 मिल रहा था अब मुझे कितना मिलेगा, 7500। ये 500 इज नथिंग बट क्या, रिलेवेंट कॉस्ट। कि भाई अपने को ये जो डिसीजन लेना है 2 मंथ्स का, तो ये रिलेवेंट कॉस्ट को देख के लेना है। आप समझ रहे क्या, अपने को वो डिसीजन लेना है तो वो रिलेवेंट कॉस्ट को देख के लेना है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा कि भाई जो 500 रुपये का लॉस हुआ वो अपने को रिकवर करना है, ये चीज। सेकंड, द नेट बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज 8400। बुक वैल्यू कुछ काम की नहीं रहती। रूटीन मेंटेनेंस ऑफ द मशीन करंटली आर 40 पर मंथ रुपी। ये क्या है, मेंटेनेंस है, रूटीन मेंटेनेंस ऑफ द मशीन करंटली है। विद यूज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स वुड बी 60 पर मंथ। मतलब अभी तुम विदाउट यूज कर रहे, तो जब विदाउट यूज कर रहे हैं तो 40 रुपये महीना तो तुमको देना ही है, लेकिन अगर तुमने यूज कर लिया तो तुमको 60 रुपये पर मंथ देना है। इसका मतलब क्या है सर, यूसेज करने के 2 खर्चे हैं। सबसे पहला खर्चा क्या है कि 500 रुपये का नुकसान होगा। अभी जो 8000 मिल रहे बाद में कितने मिलेंगे, 7500। तो ये 500 रुपये का ये नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान क्या है, अभी जो चीज अभी क्या है, तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स विल गो टू रुपीज 60। अभी जो कॉस्ट एंड रिपेयर्स कितना है, 40 रुपये पर मंथ है, लेकिन अब कितना चल जाएगा, 60 रुपये पर मंथ चल जाएगा। समझ रहे? तो कुछ फायदे कुछ नुकसान। वॉट वुड बी द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द मशीन ऑर्डर सो दैट इट कैन चार्ज एज द मिनिमम प्राइस ऑफ द ऑर्डर। मिनिमम प्राइस मतलब क्या रहता कि इसमें अपन कुछ प्रॉफिट नहीं कमाते, इसके अंदर अपने को जेन्युइनली जितने में गिरता अपन जितने में उसको बेच सकते हैं, लिस्ट से लिस्ट वो अपन बेचने का ट्राई करते हैं यहाँ पर। इज दिस क्लियर? मिनिमम प्राइस मतलब क्या है, जितना अपन जेन्युइनली मिनिमम कर सकते हैं उतना अपने को देने का उसको। क्लियर है क्या? पहले ये क्वेश्चन समझो, वापस क्वेश्चन पढ़ो और यहाँ पर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। व्हाट विल बी द मिनिमम प्राइस। आप मिनिमम प्राइस कितना रख सकते थे बताओ, इसके अंदर ऐसे केस में आप मिनिमम प्राइस कितना रख सकते थे। करे क्या, बोलो सर। मिनिमम प्राइस क्या आना चाहिए, बोलो जल्दी 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 फटाफट। सर मिनिमम प्राइस क्या आएगा सर, 2 चीजें आएंगी। एक तो यहाँ पर जो 500 रुपये इसका मतलब वो, और दूसरा वो जो 40 रुपीज से 60 रुपीज पर मंथ गया, 20 रुपये पर मंथ उसमें बढ़ रहा। मिनिमम प्राइस कितने रहेंगे ऑर्डर के लिए। ये स्पेशल ऑर्डर कितने महीने चलने वाला है, क्योंकि सर यहाँ पर 20 रुपये पर मंथ अपने बढ़ने वाले ना, तो कितने महीने चलने वाले कई का दिया है क्वेश्चन में, देखो। स्पेशल ऑर्डर हैज नाउ बीन रिसीव्ड दैट वुड रिक्वायर द यूज ऑफ फॉर द 2 मंथ्स। अब समझ रहे, 2 मंथ्स का पहले अपने को पढ़ते पढ़ते लग रहा था कि ये 2 मंथ्स का ऐसे कुछ काम नहीं है, लेकिन ये 2 महीने क्या होगा बोलो सर। ये 2 महीने में क्या होगा, ये 2 महीने में, ये 2 महीने में क्या होगा सर, ये 2 महीने में ये 20 रुपये ज्यादा लगने वाले, ये 20 रुपये जो है वो ज्यादा लगने वाले, इसलिए ये 2 महीने का काम है। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन समझा? तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहला सोल्यूशन पर्टिकुलर्स रुपीस, ऐसा लिख दो, पर्टिकुलर्स और रुपीस। सबसे पहला डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन आपको मालूम है कि दिस इज एन इररिलेवेंट कॉस्ट एज डिस्कस्ड अर्लियर। एज डिस्कस्ड अर्लियर कंसेप्ट में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि डिप्रिसिएशन क्या है, इररिलेवेंट कॉस्ट है। क्या है बोलो, इररिलेवेंट कॉस्ट है। डिप्रिसिएशन इज एन, अब पहली बार इसलिए मैं इसको इररिलेवेंट कॉस्ट को ऐसे लिखा, बाद में IRC लिख देंगे।
तो अपन पैसा पकड़ेंगे क्या उसका? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। तो डिप्रिसिएशन में कुछ नहीं, जीरो। सर नेक्स्ट क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है भाई? इट इज अ रिलेवेंट कॉस्ट। लेकिन रिलेवेंट कॉस्ट कितना है? ये स्पेशल ऑर्डर लेने के चक्कर में सिर्फ 500 रुपए का नुकसान हो रहा। 8,000 के बदले उसको कितने मिलने वाले हैं? 7,500। तो रिलेवेंट कॉस्ट कितना रहेगा? 8,000 माइनस 7,500, विच इज नथिंग बट 500 रुपए का ही रिलेवेंट कॉस्ट रहेगा। ठीक है। और रूटीन मेंटेनेंस, रूटीन और क्या बोलो? रूटीन मेंटेनेंस। अब रूटीन मेंटेनेंस में आपको पता है कि 40 रुपए तो कभी भी लगने वाला है, 60 रुपए लगेगा अगर अपन ये स्पेशल ऑर्डर लेंगे। 20 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा लग रहा और 2 महीने का लग रहा, तो 20 इंटू 2 40 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे। इज दिस क्लियर? तो सर एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट लग रहा? एक्स्ट्रा अपना कितना कॉस्ट लग रहा बोलो? 500 प्लस 40, 540। हेंस दिस इज नथिंग बट योर रिलेवेंट कॉस्ट। व्हाट इज द मिनिमम प्राइस? मिनिमम प्राइस कितना रहेगा? दिस इज द मिनिमम प्राइस। आप लोग लिख लो थोड़ा सजा के अब इसको। मिनिमम प्राइस कितना है? 540। अब देखो इंस्टीट्यूट ने इसको कैसे करके दिया। इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन भी अगर आप देखेंगे ना, आपके पास जो स्टडी मटेरियल मिला, यहाँ पर मेरे पास वो स्टडी मटेरियल अभी ऐसे नहीं है। अभी आप लोग लिखो, मैं जब तक डाउनलोड करता। हाँ रिलेवेंट कॉस्ट एंड ये वाला है कि नहीं? डन, हटाओ इसको। ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं है। ठीक है। मर्ज क्वेश्चन बैंक मेरे पास अभी है नहीं। मर्ज क्वेश्चन बैंक जब आएंगे ना, जब मैं आपको बता दूंगा। मर्ज क्वेश्चन बैंक कभी नहीं है मेरे पास, मर्ज वाली। आपके पास तो है ना, आप लोग सोल्यूशन देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देखिए, इंस्टीट्यूट ने कैसा किया है। डन हो गया। और मिनिमम प्राइस क्या रहेगा भाई? मिनिमम प्राइस क्या था? ओनली रिलेवेंट कॉस्ट जितना लग रहा उतना मिनिमम प्राइस अपन चार्ज करेंगे। मिनिमम मिनिमम मतलब क्या? कम से कम कितना चार्ज करोगे भाई? कम से कम मैं 540 चार्ज करूंगा, क्योंकि ये स्पेशल ऑर्डर लगने के चक्कर में मेरे 540 का कॉस्ट लगने वाला है। सर 540 का कॉस्ट लगने वाला है क्या? हाँ, क्योंकि जो पहले चीज 8,000 में बिक रहा था, अब वो 7,500 में बिक रहा, तो मेरा 500 रुपये का नुकसान हो गया यहाँ पर। और रूटीन मेंटेनेंस में दो महीने के लिए 20 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, तो 40, तो 500 प्लस 40, 540 रुपये ज़्यादा लग रहे। दैट इज नथिंग बट मिनिमम मैं उतना क्या करूंगा, इससे निकाल लूंगा। डन। चले क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है देखो, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा, आराम से प्लीज, आराम से पढ़ो। X Limited has been approached by a customer who would like to have a special job। आप समझ रहे, ये चीज हर जगह अप्लीकेबल नहीं होती। स्पेशल जॉब है इसलिए अप्लीकेबल है। टू बी डन फॉर हिम एंड इज विलिंग टू पे 22,000 फॉर इट। मतलब स्पेशल जॉब करने को बोल रहा हूँ, मैं तुमको 22,000 रुपये दूंगा। तो अपन क्या निकालेंगे? जैसे स्पेशल जॉब आ गया अपने पास और 22,000 का रेवेन्यू आ गया, तो अपन निकालेंगे स्पेशल जॉब में रिलेवेंट कॉस्ट कितना है। रिलेवेंट कॉस्ट को कंपेयर करेंगे रिलेवेंट रेवेन्यू से। अगर रिलेवेंट कॉस्ट 22,000 से कम आ रहा तो अपन ने एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सिंपल सिंपल। जॉब वुड रिक्वायर द फॉलोइंग मटेरियल ABCD। ये कहा गया चले गया भाई, उड़ गया क्या? खाना खाने बाहर चले गए क्या? ये लिख लो इधर A, ये लिख लो इधर B, ये इधर लिख लो CD। ये देखो ये नीचे नीचे हो गया, ये A B इधर नीचे नीचे हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ABCD। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 1,000 200 यूनिट्स ऑलरेडी इन स्टॉक। मेरे पास ऑलरेडी किसका ये 1,000 यूनिट्स है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अब मेरे को रिक्वायर्ड है फॉर स्पेशल ऑर्डर। मेरे पास स्टॉक में कुछ है क्या? नहीं है, कुछ भी मेरे पास यूनिट्स नहीं है। 600 यूनिट्स मेरे पास है, 700 यूनिट है, 200 यूनिट है। अब ये यूनिट्स का बुक वैल्यू दिया है। अब 0 यूनिट्स है तो उसका बुक वैल्यू कुछ नहीं है। रियलाइजेबल वैल्यू की ये 600 यूनिट्स को अगर अपन मार्केट में रियलाइज कर देंगे, दैट इज रीसेल कर देंगे, तो कितने रुपए मिलेगा? और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डन। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज नथिंग बट बाय फ्रॉम मार्केट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज नथिंग बट अगर तुम मार्केट से जाके खरीद के लेके आ रहे हो तो कितना लगेगा? दैट इज ये। सर बुक वैल्यू का ऐसा कुछ काम रहता क्या अपना? आप बताओ।
बुक वैल्यू का एसेज कुछ काम रहता क्या अपना, तो बुक वैल्यू इज नथिंग बट संक कॉस्ट। तो सर बुक वैल्यू का कोई भी केस में काम रहता ही नहीं, क्योंकि ये स्पेशल ऑर्डर है। अपन क्या करते हैं, बुक वैल्यू का जो कॉलम है ना उसको एक बार का पेंसिल से आप कट कर दो, तो एक क्लैरिटी रहेंगी, क्योंकि वो तो देखना ही नहीं है। हाँ सर, कभी कभी हमको मालूम है, कभी कभी अपने को रियलाइजेबल वैल्यू यूज करना पड़ता जब मटेरियल नो यूज करता, कभी कभी रिप्लेसमेंट वैल्यू यूज करना पड़ता और कभी कभी अल्टरनेट यूज करना पड़ता, ये तीनों यूज करना पड़ता। लेकिन बुक वैल्यू को यूज करते कि अपन कभी बुक वैल्यू यूज नहीं करते, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। अब मटेरियल बी इज यूज रेगुलरली, अच्छा जैसे ही यूज रेगुलरली बोला तो आपने क्या सोचा, सर रेगुलर यूज है, इसका मतलब क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट वैल्यू ले लेंगे। सर रेगुलर यूज है, मटेरियल बी रेगुलर यूज है, तो उसका रिप्लेसमेंट वैल्यू ले लेंगे, मतलब 5 रुपए की इससे खरीदी करेंगे, 5 रुपए की इससे खरीदी कर लेंगे। इज इज क्लियर। टोटल यूनिट्स अपने को कितने रिक्वायर्ड है, 1000 यूनिट्स रिक्वायर्ड है। 1000 के 1000 यूनिट्स को अपन क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 5। इज इज क्लियर, डन 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 डन, यस सर। नेक्स्ट, एंड इफ, अब ऑब्वियसली वो क्या बोल रहा, मटेरियल बी इज यूज रेगुलरली एंड इफ स्टॉक्स वेर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब दे वुड नीड टू बी रिप्लेस टू मीट द अदर प्रोडक्शन डिमांड्स। मतलब वो क्या खुद बोल रहा है कि तुमको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर ये लाइन नहीं भी देता था, अपन ने यूज रेगुलरली से ही समझ गए थे कि अगर उसका रेगुलर यूज है इसका मतलब उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मटेरियल सी एंड डी आर इन स्टॉक, स्टॉक में है क्या, हाँ भाई 700 और 200 है। देखो यहाँ पर 700 ही है लेकिन अपने को चाहिए 1000, ये ध्यान में ना, यहाँ पर तो ये 600 को क्यों ध्यान नहीं दिए, क्योंकि पूरा का पूरा अपने को रिप्लेस करना था, तो अपन ने 1000 का 1000 रिप्लेस कर दिया। अब वो क्या हो रहा, मटेरियल सी एंड डी आर इन स्टॉक एज द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस एक्सेस परचेस एंड दे हैव बीन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड यूज, मतलब प्रीवियसली एक्स्ट्रा परचेस कर लिए थे और अभी उसका रिस्ट्रिक्टेड यूज है, ज्यादा कुछ काम का नहीं है वो। नो अदर यूज कुड बी फाउंड फॉर मटेरियल सी, मतलब मटेरियल सी को क्या बोल रहा, नो अदर यूज। जैसे नो अदर यूज आया तो अपन क्या लेंगे, मटेरियल सी के लिए रियलाइजेबल वैल्यू, मटेरियल सी के लिए रियलाइजेबल वैल्यू। तो सर रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या करेंगे बोलो, ये 1000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो सही है ना। हाँ सर, रियलाइजेबल वैल्यू 1000 है ना, रियलाइजेबल वैल्यू 2.5 है और 1000 यूनिट सही है। रियलाइजेबल मतलब किस, मुझे एक बात बताओ, कौन से यूनिट्स को आप बेचोगे तो ऑलरेडी आपके पास स्टॉक में है। भाई स्टॉक में सिर्फ 700 यूनिट है ना, तो ये 700 यूनिट को बेचेंगे। सर बाकी 300 यूनिट, अरे बाकी 300 यूनिट तो मार्केट से खरीदना पड़ेगा। ओ हाँ, तो घाई घाई में ये नहीं करते ना कि सर 1000 यूनिट्स रिक्वायर्ड है तो चलो ठीक है रियलाइजेबल वैल्यू से करते। अरे रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या, रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू जो ही वही यूनिट्स को रीसेल करेंगे जो यूनिट्स स्टॉक में रहेंगे, जो यूनिट्स स्टॉक में रहेंगे, जो यूनिट्स स्टॉक में रहेंगे। तो स्टॉक में 700 यूनिट रहने वाले, 700 को अपन रियलाइजेबल करेंगे 2.5 के साथ, ऊपर के 300 यूनिट को अपन क्या करेंगे, मार्केट से परचेस करेंगे 4 रुपए के भाव से। इज दिस क्लियर, डन। मटेरियल डी could be used in another job as a substitution for 300 units of material which currently cost 5 रुपए पर यूनिट। मतलब मटेरियल बी क्या रहता, मटेरियल डी, मटेरियल डी 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 मटेरियल डी को अपन ऐसा अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, और अल्टरनेट यूज करने से कितनी वैल्यू है उसकी, 300 यूनिट्स इंटू 5, 1500 का माल है वो, कितना है सर वो, 300 यूनिट्स इंटू 5 पर यूनिट, 1500 रुपीज उसका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, जो अपन अल्टरनेट यूज में कर रहे हैं। अभी यहाँ पर अपने पास 200 है। अब मुझे बताओ मटेरियल डी अगर कुछ काम करनी है तो अपन क्या करेंगे, उसको रियलाइजेबल वैल्यू कर देंगे। तो रियलाइज भी करेंगे तो 200 इंटू 6 1200 रुपीज आएंगे। लेकिन अगर मैं उसको अल्टरनेट यूज में ले रहा तो मेरा 300 इंटू 5 1500 रुपये बच रहे ना, मेरे को क्या लेना चाहिए, तो ऑब्वियसली मटेरियल डी जब अल्टरनेट यूज के लिए जा रहा तो अपने को 1200 नहीं लेते हुए 1500 लेना चाहिए। सर इन केस एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 300 यूनिट्स है लेकिन इसका वैल्यू 3 रुपए है तो क्या करना चाहिए, तो अपन बोलेंगे इसको यहां पर अल्टरनेट यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 300 इंटू 3 सिर्फ 900 का फायदा हो रहा। उससे अच्छा ये 200 यूनिट्स को मार्केट में बेच दो और ये 300 यूनिट्स को तुम बाहर से खरीद लो। 200 यूनिट्स को मार्केट में बेचने से 1200 रुपये मिलेंगे और मार्केट में नया खरीद लेंगे 3 रुपए के भाव से। समझा, इज दिस क्लियर, एकदम लॉजिकल। मतलब आप ऐसे बिजनेसमैन सोचो, बस बार बार मैं ये एक ही चीज बोल रहा हूँ। What are the relevant cost of material, यहाँ पर अपन ने सिलेक्ट कर लिया सब relevant cost of material in deciding whether or not to accept the order. Assume all other expenses on this contract are specially incurred besides the relevant cost of rupees 550। अब ये 550 जो भी खर्चा आएगा उसमें 550 ऐड कर देंगे तो वो रहेगा अपना टोटल रिलेवेंट कॉस्ट, उसको अपन कंपेयर करेंगे वो 22,000 से
अगर उससे कम आया तो बहुत बढ़िया, ज़्यादा आया तो फिर देखना पड़ेगा। समझो, बोलो समझा क्या, बोलो। चलो फटाफट एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ो, फिर अपन चालू करते हैं साथ में सॉल्यूशन। फटाफट, जब मैं क्वेश्चन पढ़ने को टाइम दे रहा प्लीज कृपया करके क्वेश्चन पढ़ लो। 2 मिनट लगा के क्वेश्चन पढ़ लो, समझेगा खुद से पढ़ लो। यूज रेगुलरली था तो क्या लिया अपन ने, रिप्लेसमेंट वैल्यू। या सी, ये वाला ध्यान रखना, सी जो मटेरियल सी जो है ना ऑफ नो यूज है, तो अब ये नो यूज को रियलाइजेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये समझ जाएगा, लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू से उतने ही यूनिट्स मल्टीप्लाई होंगे जितने स्टॉक में है, 700 यूनिट्स। बाकी के ऊपर के 300 यूनिट को अपने को बाहर से ही खरीदना पड़ेगा। ओ उसके बाद डी वाले में दो चीजों में कंपेयर करेंगे, अल्टरनेट यूज में कितना वैल्यू आ रहा, अल्टरनेट यूज में कितना वैल्यू आ रहा, और इसको रियलाइजेबल वैल्यू करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, विच एवर इज हायर वो लेंगे। डन। और ये वाला जो टॉपिक है ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला, ये एमसीक्यूज में लाइक टॉपिक, ठीक है। इसमें 7 मार्क का क्वेश्चन एटलीस्ट ये खाली सिंपली इससे नहीं बनेगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना अपन, ये वाला क्वेश्चन ये वाला भी नहीं, 5th वाला क्वेश्चन 7 मार्क के लिए बन सकता, 5th 6th, इसके 4th के बाद वाले क्वेश्चन पूरे 7 मार्क के लिए बन सकते हैं। ये वाला इज जस्ट ए ट्रायल 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 ट्रायल। चले चलो आ जाओ, सोल्यूशन चालू करें। सोल्यूशन 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 क्या बोलता सर, सोल्यूशन क्या बोलता, कंप्यूटेशन ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल है उसका रिलेवेंट कॉस्ट क्या होने वाला है, कौन सा मटेरियल है उसका रिलेवेंट कॉस्ट क्या होने वाला है। क्लियर, ये मटेरियल ए बी सी डी है, उसका रिलेवेंट कॉस्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट वर्किंग्स कर लेंगे थोड़ी, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल, लास्ट में उसका सबसे पहले मटेरियल ए। मटेरियल ए क्या था, रेगुलर रेगुलर यूज। जैसे रेगुलर यूज बोला तो अपन क्या बोलेंगे, मटेरियल ए का रेगुलर यूज है तो उसका रिलेवेंट कॉस्ट क्या रहेगा, रिप्लेसमेंट वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो वर्किंग क्या रहेंगी बोलो, 1000 इंटू 6, 1000 यूनिट्स अपने को रिक्वायर्ड है, जितने यूनिट्स अपने को रिक्वायर्ड है इंटू सॉरी ऊपर वाला 1000 यूनिट्स अपने को रिक्वायर्ड है इंटू उसका रिप्लेसमेंट वैल्यू 6। क्लियर। ओ सॉरी, मटेरियल ए का कुछ बोला नहीं था, एक सेकंड, वो मटेरियल बी का यूज रेगुलरली था। सर मटेरियल ए का कुछ बोला ही नहीं है, जब मटेरियल ए का कुछ नहीं बोला है ना, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट अपने को ये समझना है कि वो रेगुलर यूज वाला है। आप समझ रहे, मटेरियल ए कुछ बोला ही नहीं है, मटेरियल ए तो अपने को इधर लिख दो आप इसमें रिप्लेसमेंट वैल्यू, कुछ बोला नहीं है ना तो बाय डिफॉल्ट ये लेना है, बाय डिफॉल्ट कुछ बोला नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये लेना है, और कुछ बोला नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये लेना है रेगुलर यूज में भी। इज दिस क्लियर। ए रेगुलर यूज और रिलेवेंट कॉस्ट रिप्लेसमेंट वैल्यू बाय डिफॉल्ट, कुछ बोला नहीं है तो ये जो 1000 यूनिट्स है उसको अपन रिप्लेसमेंट वैल्यू से करेंगे। अब बी जो बोला है वो रेगुलर यूज है तो वापस बी को सेम करेंगे अपन, ये हो गया 6000
अब बी का कितना रहेगा, बी का 5000 रहेगा सर। बी क्या है, बी क्या है, रेगुलर यूज रिप्लेसमेंट वैल्यू 1000 यूनिट्स इंटू 5 के हिसाब से 5000 हो गया। क्लियर। आप लोग को ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, आप लोग थोड़ा बाकायदा पूरा वापस लिखो, रेगुलर यूज का रेगुलर यूज, रिप्लेसमेंट वैल्यू का रिप्लेसमेंट वैल्यू। उसके बाद सी वाला प्रोडक्ट क्या बोलता बच्चों, सी वाला क्या बोल रहा कि भाई वो एक्सेस परचेस आ गया था, एक्सेस परचेस एंड वो नो यूज का है, मतलब वो यूज नहीं है अभी उसका। जैसे नो यूज बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू, अपन क्या बोलेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू, रियल। लेकिन सर सुनो सुनो सुनो, लेकिन ये रियलाइजेबल वैल्यू कितने यूनिट के लिए, 700 यूनिट के लिए रीसेल वैल्यू, रीसेल वैल्यू, रीसेल वैल्यू, ये रियलाइजेबल वैल्यू 700 यूनिट के लिए। लेकिन अपने को तो 1000 चाहिए, तो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा के जो 300 है वो कहां से आएंगे, बोलो, जो एक्स्ट्रा के जो 300 है वो रिप्लेसमेंट, जो एक्स्ट्रा की जो 300 है वो रिप्लेसमेंट। सर ये 700, जो 700 रहेंगे वो रिप्लेस रियलाइजेबल वैल्यू 2.5 के हिसाब से, 700 इंटू 2.5 प्लस 700 इंटू 2.5 प्लस जो ऊपर के 300 है वो 300 इंटू रिप्लेसमेंट वैल्यू 4, 300 इंटू 4, 300 इंटू 4, उठाओ कैलसी, 700 इंटू 2.5 एम प्लस 300 इंटू 4 एम प्लस, तो कितना हो गया भाई 2950, क्योंकि 2950। इज इज क्लियर। अब डी, डी प्रोडक्ट क्या था सर, डी प्रोडक्ट में अल्टरनेट यूज था, अल्टरनेट यूज। अब जब डी प्रोडक्ट में अल्टरनेट यूज था तो अपने को देखना था विच एवर इज हायर। दो ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर 1 क्या था, ऑप्शन नंबर 2 क्या था। ऑप्शन नंबर 1 क्या था बोलो, कि वो अल्टरनेट यूज कर रहा 300 यूनिट्स 5 के बदले 1500। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि अगर अल्टरनेट यूज नहीं करेंगे तो ये 200 यूनिट को अपन बेच देंगे, तो अपने को मिलेंगे 1200, है कि नहीं। आप समझो, ये जो ऑलरेडी इन स्टॉक है 200, वैसे भी कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है तो बेच दो, रियलाइजेबल वैल्यू 6 रुपए, तो 200 इंटू 6 1200, ये हो गया क्या 200 इंटू 6 1200, ये क्या हो गया बोलो 200 इंटू 6 1200 इज नथिंग बट रियलाइजेबल वैल्यू। लेकिन उसका अल्टरनेट यूज भी है, अल्टरनेट यूज क्या है सर, वो 200 यूनिट्स दूसरी जगह पे एज अ 300 यूनिट्स यूज कर रहे हैं। सर ये 200 यूनिट्स 300 यूनिट्स कैसे हुए, देखो ये यहां पर 200 यूनिट्स है, लेकिन वो जो अल्टरनेट यूज कर रहे हैं वहां पर उसकी वैल्यू 300 यूनिट्स रह सकती, ठीक है। तो एज अ रिप्लेसमेंट वो उधर 300 यूनिट्स का काम कर रहे हैं, वहां पर वो 300 यूनिट्स का काम कर दे रहे, 300 यूनिट्स, एक यूनिट वहां 5 रुपए की है, वहां पर वो कितने रुपए बचा रहे, वो 300 इंटू 5 1500 रुपए बचा रहे, यहाँ पर तो अपने 1200 ही बच रहे थे। इसलिए विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, तो यहाँ पर लेंगे अपन कितना, विच विच एवर इज हायर, तो ये हो गया 1500, 1500 इज अवर रिलेवेंट कॉस्ट, 1500 इज अवर रिलेवेंट कॉस्ट। तो ये टोटल रिलेवेंट कॉस्ट आ गया। लेकिन इसके अंदर उन्होंने खुद भी एक लास्ट में बोला था कि ऐड कर दो एक रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एक और एक था रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और एक था, कितना था वो रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोलो, 550। हेंस हेंस टोटल कॉस्ट कितना है बोलो, हेंस टोटल कॉस्ट कितना है सर, 6000 प्लस 5000 प्लस 2950 प्लस 1500 प्लस 550 16,000। क्लियर, टोटल कॉस्ट कितना है 16,000। दिस इज नथिंग बट अवर टोटल रिलेवेंट कॉस्ट। अब मुझे बताओ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑर्डर कितना था, अपन लिखेंगे एज रेवेन्यू फ्रॉम द ऑर्डर, एज रेवेन्यू फ्रॉम द ऑर्डर इज 22,000, रेवेन्यू 22,000 मिलने वाला था ना, याद है ना, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑर्डर इज 22,000, रेवेन्यू 22,000 मिल रहा, दैट इज मोर देन, दैट इज मोर देन
relevant cost. Thus, the order must be accepted. Is clear? बोलो फटाफट लिखो. Thus, the order must be accepted. क्या था क्वेश्चन? वापस से फटाफट डिस्कस करेंगे. पहले आप लोग कंप्लीट कर लो लिखना. मेरे हिसाब से आप लोग को दिक्कत नहीं गई होंगी ये बड़े बड़े क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में. आप देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इट विल बी अ पार्ट ऑफ बिग क्वेश्चंस. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, टिपटॉप टेक्सटाइल्स लिमिटेड. ये वाले क्वेश्चन में मटेरियल बोला, मटेरियल में बोला कि पॉश, फ्लैश, स्प्लैश है. मटेरियल में क्या बोला? देखो तीन टाइप के मटेरियल है, पॉश, फ्लैश और स्प्लैश. अब ये तीन में ओरिजिनल कॉस्ट दिया, तीन में करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू दिया, करंट रीसेल वैल्यू दिया. तो पॉश, ये जो रॉ मटेरियल ना, ई सुपर विल रिक्वायर्ड 3 मटेरियल. देखो इसके बारे में तीनों, पॉश, फ्लैश और स्प्लैश के बारे में दिया, वो करना है. फिर मशीनरी के बारे में दिया कि MT4 लेना है या MT7 लेना है. उसके बाद डिप्रिसिएशन के बारे में दिया, मतलब ओवरहेड्स के बारे में दिया. जो अपन ने अभी सिर्फ रिप्लेसमेंट वैल्यू मटेरियल में पढ़ा था ना, ये वाले क्वेश्चन में उसको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीन पे डाल के दिया. वो ये चीज अपने को तीनों पे अप्लाई करनी है और इसके ऊपर आंसर निकालना है. तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको 7 मार्क देके जाते हैं. इज दिस क्लियर? ये अपन करेंगे, आज ही करेंगे. आपको बता रहा, ये जो छोटा क्वेश्चन था दैट वाज अ ट्रायल. फास्ट ट्रैक में आ जाओ. फास्ट ट्रैक में अल्टरनेट प्रोडक्ट में, अल्टरनेट यूज जो लिख रहे हैं ना अपन, वहां पर एक चीज लिख लो अल्टरनेट यूज में. कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट लेंगे, कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट लेंगे, तो लिख दो बट इफ इट्स रियलाइजेबल वैल्यू इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, बट इफ इट्स रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब उसको अल्टरनेट यूज में ले रहे 1500 रुपये आ रहा, लेकिन अगर रियलाइज करते थे तो अगर 2000 रुपये आते थे, तो लॉजिकली अपना दिमाग क्या बोलता, उसको रियलाइज कर दो, उसके बाद वो 1500 को और खरीद लो ना तुम, क्योंकि 2000 तुमको मिल रहे, 1500 दे दो, 500 रुपये का फायदा. तो बट इफ इट्स रियलाइजेबल वैल्यू इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इट शुड बी realized and not to be used in an alternate option. Alternate option, but not to be used in an alternate option. Is this clear? But if its realizable value is more than the cost of product, मतलब उसको रियलाइज करने से हमने को ज्यादा पैसा मिल रहा, तो इट शुड बी रियलाइज एंड नॉट टू बी यूज इन एन अल्टरनेट प्रोडक्ट. डन? डन है क्या? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ. चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ. क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 खुद से पढ़ो और खुद से पूरा सॉल्व करना है आपको. 10 मिनट का टाइम दे रहा मैं, बिल्कुल. मैं इसमें अभी बिल्कुल आपको हेल्प नहीं कर रहा, आपको खुद से ही सॉल्व करना है पूरा को पूरा क्वेश्चन नंबर 4.
मेरा वेट मत करो कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप खुद से पढ़ोगे तो थोड़ा ज़्यादा हल्का हल्का ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, खुद से पढ़ोगे तो आप ही। जब तक मैं बता दूं, जब तक जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो बच्चों को अभी तक नोट्स नहीं मिली, तो मैं फर्स्ट चैप्टर के जो नोट्स है ना वो टेलीग्राम पे एज अ पीडीएफ शेयर कर दिया हूँ, तो आप लोग उधर से डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेलीग्राम पे एकत्वम फॉर सीएम टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर मैंने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स शेयर कर दिए, ये वाले आप लोग देख सकते हो उसमें। क्लियर? पढ़े? समझा? भाई आप समझो, जब मैं आपको बकायदा टाइम दे रहा तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्किप करो प्लीज। ये फर्स्ट डे से आपको कितना भी आप अर्जेंट में क्लास देख रहे हैं, फिर हमारी एग्जाम 2 महीने में, तो मुझे स्किप करना पड़ेगा? नहीं, आप धीरे धीरे देखो, आपको वापस रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर अगर मैं जब टाइम दे रहा जितना क्वेश्चन पढ़ने को, अगर अपने उतना क्वेश्चन पढ़ के अगर अपने सेम क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया मेरे से पहले, तो आपको वापस रिवीजन में बहुत कम टाइम लगेगा। नहीं तो आप स्किप कर दोगे जितना मैं पढ़ाने का टाइम दे रहा, उसके बाद जब एक्चुअल में जब रिवीजन की बारी आएगी ना, तो आपको उतने इजीली या उतने स्मूथ तरीके से आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। क्या बोल रहे हो? देखो, क्वेश्चन नंबर 4, चक्रा चक्रा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स mixer grinders. The manufacture involves an assembly of various parts which are processed in the machine shop and purchased components. The manufacture involves an assembly of various parts which are processed in the machine shop and purchased components. The on-off switch is presently being purchased from a vendor of 4.5 रुपीज़। मतलब वो अभी अपन फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं 4.5 रुपीज़ ईच के हिसाब से। एनुअल रिक्वायरमेंट बीइंग 20,000 पीसेस। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है अपना? 20,000 पीसेस का एनुअल रिक्वायरमेंट है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 20,000 पीसेस है। ठीक है। द प्रोडक्शन मैनेजर हैज पुट अप अ प्रपोजल 2 months बैक टू मेक द स्विच इन द मशीन शॉप। अभी तक क्या कर रहे थे, ये ऑन और ऑफ का जो स्विच है ना, अपन बाहर से परचेस कर रहे थे। अपना एनुअल रिक्वायरमेंट 20,000 था, अपन बाहर से 4.5 रुपये में परचेस कर रहे थे। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलता, भाई एक काम करते ना, अपन टू मेक द स्विच करते। प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलता, प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला अपन मेक करते स्विच, मतलब अपन खुद में बनाते। He had suggested that the company would make profit and save taxes on bought out switch। मतलब वो क्या बोल रहा कि अपन इससे प्रॉफिट भी लेंगे और इसमें टैक्सेस में भी बचत होंगे अपने कि भाई। द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाज आस्क्ड टू मेक एन एस्टिमेट ऑफ मेकिंग द आइटम विच शोड दैट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वाज 4.73। तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया भाई, ठीक है, ऑन और ऑफ स्विच बनाने का प्राइस निकाला, और जब उन्होंने प्राइस निकाला तो उनको मालूम पड़ा कि 4.73 रुपीज़ लगेंगे। 4.73। अब मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली 4.73 रुपीज़ लगेंगे तो आप खुद से बनाओगे क्या? नहीं, क्योंकि सर बाहर से परचेस कर रहे तो 4.5 रुपये में मिल रहा, तो अपन एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के थोड़ी खुद से बनाएंगे। समझ रहे क्या? बाहर से परचेस कर रहे 4.5 रुपये में, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों देंगे अपन 4.73 में? नहीं देंगे सर। परफेक्ट। द परचेस डिपार्टमेंट कंटिन्यूज बाइंग द आइटम ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट एस्टिमेट गिवन टू देम। बाहर से परचेस करना चालू है। Recently, the vendor has sent a letter requesting the purchase department to grant increase in the price of 10% minimum per switch as the input cost had gone up। अब वो क्या बोल रहा है, जहां से अपन ऑन और ऑफ स्विच परचेस कर रहे थे ना, उन्होंने क्या कर दिया, 4.5 का 10% से प्राइस बढ़ा दिया। तो अब इनका प्राइस कितना रहेगा? उठाओ कैलसी, 4.5 प्लस 10%, दैट इज नथिंग बट मिनिमम 10% प्राइस बढ़ने से अब इसका प्राइस कितना हो गया? 4.95। इज दिस क्लियर? बोलो, 4.95 इसका क्या हो गया? प्राइस हो गया। सर कैसे?
वापिस देखो, द वेंडर मतलब जहां से अपन परचेस कर रहे थे, उसने बोला has sent a letter requesting the purchase department to grant increase in price of 10% minimum per switch as the input cost had gone up. वो क्या बोल रहे हैं, हमारा जो इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, अब उसकी वजह से आपको थोड़ा सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज आप 10% से बढ़ा दो. अब 4.95, जैसे ही 4.95 हुआ, मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि भाई मैं जब कॉस्ट बनाने वाला था तो मेरे को 4.73 रुपीज लग रहे थे, चलो अब मैं 4.73 में बना लेता, क्योंकि पहले क्या था 4.5 रुपए लग रहे थे, अब बाहर से परचेस कर रहे तो ज्यादा रुपए लग रहे, उससे अच्छा मैं खुद घर में ना बना लूं, सीधी बात है ना. लेकिन क्या हुआ, द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वॉज वंस अगेन रिक्वेस्टेड टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ मेकिंग द स्विच. बोले वापस एक बार तुम देख लो, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ा तो शायद अपना भी प्राइस बढ़ सकता. द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट री एस्टिमेटेड द कॉस्ट यूजिंग करंट प्राइजेस एंड ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग हैज गॉन अप टू इतना. अब जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग है ना वो 5.33 चले गया. अब बताओ क्या अपन बना सकते हैं अभी भी, क्या अपन घर पे बना सकते क्या? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि बाहर से परचेस करेंगे 4.95, सर घर पे बनाने को जाएंगे तो 5.33 रुपीज लग जाएंगे, 5.33. तो सर वैसे भी ज्यादा लग रहा, तो भाई वापिस से क्या करो, बाहर से परचेस कर लो. परचेस डिपार्टमेंट अगेन डिसाइडेड टू कंटिन्यू बाइंग एज इट वॉज चीपर देन टू as it was cheaper to buy than to make. Is this clear इधर तक? लेकिन the cost estimate prepared by the costing department was as under 4.73 और जो 5.33 वो लाया ना, वो कैसे लाया देखो, 4.73 लाया कॉस्ट पर प्राइस और 5.33 लाया प्रीवियस और करंट. वो 4.73 कैसे लाया अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं. अपन ने देखा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीनों मिला के कितने हो गए, 90,000. बहुत बढ़िया. एक्सपेक्टेड इंक्रीज 5%, मतलब ये स्पेयर में इसने लेके चला, खर्चा लग नहीं रहा, इसने स्पेयर में लेके चला 4,500. एक्सपेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 94,500. कॉस्ट पर पीस कैसे आया होगा, कितने पीस बनाने का था भाई, 20,000, तो इसने किया होगा 94,500 डिवाइडेड बाई 20,000. करो एक बार, 94,500 डिवाइडेड बाई 20,000, 4.725 दैट इज 4.73. और यहाँ पर 1,06,575 डिवाइडेड बाई 20,000, 1,06,575 डिवाइडेड बाई 20,000 दैट इज 5.33, दैट इज 5.32875 आ रहा, तो अपन 5.33 लिख सकते हैं. इज दिस क्लियर? इधर तक क्लियर? अब सर इसके अंदर कुछ दिक्कत लगेगी आपको? सर एक ही दिक्कत लगेगी, एक्सपेक्टेड इनक्रीज 5% क्यों लाया भाई? जो रिलेवेंट खर्चा है, जो रिलेवेंट खर्चा है वही लो ना. ये 4,500 इज एन एक्सपेक्टेड, मतलब कमिटेड है क्या? नहीं है, एक्सपेक्टेड है ये, दैट इज इसका मतलब क्या है, ये रिलेवेंट है क्या? नहीं है, दिस इज नॉट रिलेवेंट, क्योंकि 100% लगने वाला है क्या? नहीं लगने वाला है. इसके अलावा असली बात किधर है? असली बात इधर है, 25% ऑफ द ओवरहेड्स आर फिक्स्ड. क्या बोल रहा, ये जो ओवरहेड्स है ना उसके अंदर बाइफर्केशन है, 25% और 75%. 25% ओवरहेड्स आर फिक्स्ड. तो सर फिक्स्ड जो खर्चे रहते वो तो इररिलेवेंट कॉस्ट रहता, तो वो डिसीजन मेकिंग में लेना चाहिए था क्या? नहीं. तो ये जो 30,000 है या जो ये 31,500 है, इसमें दोनों इसमें 25% कॉस्ट फिक्स्ड है, तो उसको वो संक कॉस्ट बोल के या इररिलेवेंट कॉस्ट बोल के माइनस कर दो. परफेक्ट. और ये बाकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज रिलेवेंट कॉस्ट. इज दिस क्लियर? समझा आपको? 25% of the overheads are fixed. Required. Do you agree with the decision of buying considering the relevant cost? Buying of considering the relevant cost. Relevant cost को consider करते हुए तुमको ये लगता क्या कि तुमने ये buy करना चाहिए? Next, if the cost of making or buying is more or less, what factors other than cost will influence make decision? ये थियरी क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब सबसे पहले अपन ये कॉस्ट का देखते, बाद में थियरी क्वेश्चन का आराम से बाद में जवाब देते. ये लॉजिकल, मतलब एज अ ओनर ये क्वेश्चन अपने को पूछ लिया. नॉर्मली पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि रिलेवेंट कॉस्ट को नजर रखते हुए तुम बताओ कि ये जो तुमने डिसीजन लिया वो सही लिया क्या. मुझे एक बात बताओ, जो पहले 4.73 को अपन 4.50 से कंपेयर कर रहे थे, तो ये कंपेरिजन ही गलत था, क्योंकि ये 4.73 में कुछ इररिलेवेंट कॉस्ट भी था, वो पहले माइनस करना पड़ेगा. वो माइनस करने के बाद अपने को एक्चुअल कॉस्ट निकाल के देखना पड़ेगा. समझे क्या? समझे क्वेश्चन? समझे? प्लीज डू रीड द क्वेश्चन वंस अगेन. कंपेयर करना है अपने को, बाहर से परचेस कर रहे 4.5 रुपए में,
घर में बना रहे 4.73 रुपीज लग रहे, लेकिन ये 4.73 में बोलो क्या है, ये 4.73 में क्या है बोलो, आपको बोलना पड़ेगा। ये 4.73 में सर फिक्स कॉस्ट है, दैट इज इररिलेवेंट कॉस्ट है, वो इररिलेवेंट कॉस्ट को इग्नोर करना पड़ेगा। वापिस से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर अपन इसका सॉल्यूशन साथ में करते हैं। अब आपको हार्डली 2 मिनट लगेगा, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा और मेरे से समझ ले, तो अब आपको क्वेश्चन पढ़ने को 2 मिनट लगेगा और आपको समझ गया कि हाँ भाई, जिसको पहले बार में क्वेश्चन नहीं समझा और मेरे समझाने से समझा, वो अब फटाफट वो थोड़ा बहुत स्पीड में पढ़ लेगा और आप सॉल्यूशन के लिए रेडी रहेंगे। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए ना, तो आंसर इज नॉट हार्ड, आंसर इज अ केक वॉक। क्योंकि देखो कंसेप्ट तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरे के पूरे कंसेप्ट आपको दे दूंगा, फिर आपका जिम्मेदारी क्या बनती है, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, ऑटोमेटिकली आंसर आपके पेन से निकल जाएगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप। डन, चालू करें, चलो सोल्यूशन। अब अपने को मालूम है कि ये जो कॉस्ट शीट इन्होंने बनाई, जो इन्होंने कॉस्ट शीट बनाई, उसके अंदर इररिलेवेंट कॉस्ट भी है, सब कुछ है, तो अपने को वो थोड़ा बाइफर्केशन करना पड़ेगा। तो अपन बोलेंगे स्टेटमेंट शोइंग रिलेवेंट कॉस्ट। यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, एक स्टेटमेंट अपने को बनाना पड़ेगा जहां अपन शो कर रहे हैं खाली क्या, रिलेवेंट कॉस्ट। तो अपन बोलेंगे स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग रिलेवेंट कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग रिलेवेंट कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट का स्टेटमेंट शो कर। के अंदर 2 कॉलम थे, एक था प्रीवियस और एक था अभी जो करंट में चल रहा, बराबर, एक था प्रीवियस एक था करंट में चल रहा। सर डायरेक्ट मटेरियल 40,000 यह लग रहा था, करंट में 48,000। सर ये रिलेवेंट कॉस्ट है, जी हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट मटेरियल इज ए रिलेवेंट कॉस्ट। फिर डायरेक्ट लेबर कितना है, इधर है 20,000, इधर है 22,000, इधर है कितना 20,000, इधर है 20,000, इधर है 22,000। क्लियर, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर क्लियर। नेक्स्ट ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में वेरिएबल, ओवरहेड्स में फिक्स्ड। ओवरहेड्स कितना है 30,000 है, तो 30,000 का 25% और 75%, तो यहाँ पर 30,000 का 75% कितना होता, देखो 30,000 का 75% कितना होता, 30,000 का 75% कितना होता 22,500, और ओवरहेड्स फिक्स्ड है, अपन उसको जीरो ही पकड़ रहे क्योंकि वो इररिलेवेंट कॉस्ट है। वही इधर कितना रहेगा, ओवरहेड्स कितना है 31,500, 31,500 इंटू 75%, समझे। फिक्स कॉस्ट तो भाई नीली रहेगा। दूसरा क्या है 31,500 इंटू 75%, 31,500 इंटू 75% कितना होगा 23,625 रुपये, 23,625 रुपये। सर ओवरहेड्स में वेरिएबल आपने लिख लिया, वर्किंग वर्किंग ये होगी वर्किंग, फिक्स्ड 0 0, इज इज क्लियर। फिक्स्ड कितना है 0 0, डन। अब चाहो ना, अब ये चाहो तो आप एक वर्किंग नोट में पहले कर लो, बाद में डायरेक्टली इधर करो या इधर ही डायरेक्ट वर्किंग कर लो, कुछ मैटर नहीं करता, इट्स अप टू यू। अब देखो ये खर्चे हो गए, ये खर्चे हो गए, ये खर्चे हो गए, टोटल कॉस्ट एट एक्सपेक्टेड इंक्रीज वापिस वर्किंग नोट में लिख देंगे, इसका एक वर्किंग नोट लिख देंगे कि भाई एज दिस इज नॉट अ फिक्स्ड एक्सपेंस, मतलब एज दिस इज नॉट अ कंपल्सरी एक्सपेंस, इट इज नॉट रेलिवेंट, इट इज एन एक्सपेक्टेड इंक्रीज, एक्सपेक्टेड इंक्रीज है, दैट इज नॉट अ रिलेवेंट कॉस्ट। इसकी वर्किंग नोट लिख देंगे, तो बाकी पूरे खर्चे हो गए। अब कॉस्ट पर पीस निकालो, डिवाइड बाई 20,000 करके, तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे अपन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है बोलो 40,000 प्लस 20,000
प्लस 22,500, दैट इज 82,500 डन। और यहाँ पर 48,000 प्लस 22,000 प्लस 23,625, तो दिस इज 93,625 डन। अपने को क्या निकलना है? कॉस्ट पर पीस, दैट इज नथिंग बट मेकिंग कॉस्ट पर स्विच कितना रहेगा, को डिवाइड कर दो 20,000 से भाई, तो 93,000 डिवाइड बाई 20,000 करेंगे तो ये आ रहा 4.68, और ये आ रहा 82,500 डिवाइडेड बाई 20,000, दिस इज 4.125। समझे क्या? सिर्फ 4.125 पैसा लग रहा और यहाँ पर 4.68 पैसा लग रहा, जबकि जबकि पहले अपने को क्या बोल रहे थे कि यहाँ पर 4.73 रुपीज लग रहे और यहाँ पर 5.33 रुपीज लग रहे, याद है क्या आपको? लेकिन मेकिंग कॉस्ट कितना है? एक्चुअल मेकिंग कॉस्ट पर स्विच रिलेवेंट कॉस्ट के हिसाब से 4.125 व्हेन कंपेयर टू, अगर अपन परचेस कॉस्ट पर स्विच कर रहे कितना रह रहा? 4.5 और 4.95। अब बताओ कौन सा सही रहेगा? परचेस कॉस्ट इज 4.5 जो कि ज्यादा है, यहां पर भी ज्यादा है, तो बोथ द केसेस में इट इज नॉट एडवाइजेबल दैट कि परचेस डिपार्टमेंट ने बाहर से खरीदना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल कि भाई अपन ने मेक करना चाहिए, टू मेक द प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? समझे आप? कितना लॉजिकल आंसर है, एकदम लॉजिकल। कि भाई इसके अंदर अपन कंपेयर कर रहे थे बाहर से कितने में खरीद रहे और अपन घर में बनाएंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा, अपन कंपैरिजन ही गलत कर रहे। अरे यार घर में बनाएंगे तो खाली रिलेवेंट कॉस्ट बताओ ना कितना लगेगा, इरिलेवेंट कॉस्ट क्यों बता रहे आप? इरिलेवेंट कॉस्ट से संबंध नहीं है, क्योंकि ये इरिलेवेंट कॉस्ट से संबंध नहीं है। तो बस अपने क्या किया, ये जो कॉस्ट शीट थी इसके अंदर से जो इरिलेवेंट कॉस्ट था उसको निकाल दिया। तो यहाँ पर लिखो नोट, नहीं यार नोट नहीं, आंसर। तो अभी तो आंसर लिखेंगे ना पहले। इट इज not advisable, it is it is not as it is not advisable to it is not advisable that it is not advisable that purchase department continues to buy the switch because because relevant cost of because relevant cost of making because relevant cost of making is less than buying the switch. Is this clear? यहाँ पर वो एक वर्किंग नोट 1 लिख दो। वर्किंग नोट 1 में नोट एज expected increase of 5% cost is irrelevant, hence not considered, clear? चलो लिख लो फटाफट।
डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जोरदार क्वेश्चन, साथ में पढ़ेंगे अपन। द ऑफिसर्स रिक्रिएशन क्लब, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा क्वेश्चन? आराम से एकदम क्वेश्चन पढ़ेंगे, घाई गड़बड़ नहीं। क्योंकि क्वेश्चन में डाटा बहुत है, तो उसको मार्क करते करते चलेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा। कभी भी बड़े क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान रखना, बड़े क्वेश्चंस में क्या करना रहता है अपने को, लास्ट में क्या पूछा है वो पहले देख लो। तो बाय कंप्यूटेशन द मोस्ट प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन ही हैज टू परस्यू, तो मतलब वो 2 से 3 एक्शन ले रहा हूँ, 2 से 3 में मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा है वो अपने को बताना है। बड़े क्वेश्चंस में ये एडवाइजेबल रहता है कि आप पहले क्या पूछा है वो क्या पूछा है वो एक बार पहले पढ़ लो, सो दैट क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में उस हिसाब से आसानी रहेंगे। यहाँ पर मोस्ट प्रॉफिटेबल पूछा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट अपने को निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द ऑफिसर्स रिक्रिएशन क्लब ऑफ अ लार्ज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज अ सिनेमा थिएटर फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। इट इज बिट डिफिकल्ट टू गेट मोशन गुड पिक्चर्स एंड सो पिक्चर्स आर बुक्ड। ठीक है, मतलब ये कुछ काम का नहीं है, अपने को समझ गया, ये पैराग्राफ कुछ काम का नहीं है। ठीक है भाई, पकड़ के इसको क्रॉस कर दो। नेक्स्ट, द थिएटर हैज बीन शोइंग द पिक्चर ब्लड बाथ फॉर द पास्ट 2 वीक्स। मतलब एक पिक्चर जो है ब्लड बाथ वो पिछले 2 हफ्ते से चल रही फॉर द पास्ट 2 वीक्स। ठीक है, दिस पिक्चर इज विच इज स्ट्रिक्टली फॉर अडल्ट ओनली हैज बीन अ ग्रेट हिट एंड द मैनेजर ऑफ द थिएटर इज कन्विंस्ड दैट द अटेंडेंस विल कंटिन्यू टू बी अबोव नॉर्मल फॉर द अनदर 2 वीक्स। 2 चीजें हाईलाइट करने की, ये सिर्फ अडल्ट के लिए है, और दूसरी चीज क्या है कि ये अबोव नॉर्मल चलने वाली है फॉर द अनदर 2 वीक्स। क्लियर? दिस क्लियर? ब्लड बाथ पिक्चर पिछले 2 हफ्ते से चल रही है, अभी भी चलेंगी और अबोव नॉर्मल ही रहेंगे। मतलब क्या होगा, देखो थिएटर है, मतलब थिएटर में 100% कभी भी फुल रहते क्या? नहीं, वो लोग की नॉर्मल कैपेसिटी 60 या 70% रहती, तो वो क्या बोल रहा है अबोव नॉर्मल, तो नीचे ऑब्वियसली दिया होगा कि नॉर्मल 70% है या कितना परसेंट है, अबोव नॉर्मल कितना है, बिलो नॉर्मल कितना है, वो परसेंटेज दिया होगा, तो अपन उस हिसाब से देख लेंगे। वो क्या बोल रहा, अगले 2 हफ्ते भी वो अबोव नॉर्मल चलेंगे, लेकिन अब समझो इसके अंदर सिर्फ अडल्ट आएंगे, चिल्ड्रंस नहीं आएंगे। If the show of the bloodbath is extended, however, another popular movie eagerly looking forward to by both adults and children like Appu on the Airbus। अब क्या बोल रहा कि however एक दूसरी मूवी आ रही जो अडल्ट और चिल्ड्रन दोनों को टारगेट कर रही, दैट इज अप्पू ऑन द एयरबस, इज बुक्ड फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। अब क्या हो गया, नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए झगड़ा, ब्लड बाथ लगेंगी या अप्पू ऑन द एयरबस लगेंगी, तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिटेबल है वो लगा लेंगे। समझ रहे क्या? अभी तक क्या बोल रहा था, पिछले 2 हफ्ते से ब्लड बाथ चलती आ रही, अगले 2 हफ्ते भी ब्लड बाथ चलेंगे, लेकिन अब वो क्या बोल रहा कि नया मूवी आया जो अडल्ट और चिल्ड्रंस दोनों देख सकते हैं, अप्पू ऑन द एयरबस, जो कि 2 हफ्ते लगेंगे। तो आपको मोटा मोटी क्वेश्चन ध्यान में आ गया कि देर इज प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे अगर ब्लड बाथ रही थिएटर में, प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे अगर अप्पू ऑन द एयरबस रही तो। क्लियर है क्या? बस खत्म। इवन इफ ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड फॉर द थिएटर हैज टू पे द रेगुलर रेंटल ऑन द अप्पू ऑन द एयरबस एज वेल। तो सर ये क्वेश्चन, ये वाले चीज को है ना अभी के लिए आप है ना पिंक में मार्क करके रख दो या हाईलाइट करके रख लो, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, तो अपन थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। या मैं लिख देता इसको इधर से पी, क्योंकि ये पॉइंट अपना पेंडिंग है डिस्कस करने का। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नॉर्मल अटेंडेंस एट थिएटर इज 2000 पैट्रॉन्स पर वीक, मतलब 2000 लोग पर वीक आ रहे, ये क्या है? नॉर्मल है। अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ हुम आर चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 12, मतलब 2000 में से 1/4 मतलब 500 तो बच्चे हैं। ठीक है भाई। अटेंडेंस ऑफ ब्लड बाथ हैज बीन 50% ग्रेटर देन नॉर्मल टोटल, मतलब नॉर्मल से 50% ज्यादा, मतलब नॉर्मल कितना है 2000, उससे 50% ज्यादा, मतलब क्या हो गया 2000 प्लस 50% 3000। अब समझ रहे क्या बोल रहा वो? अटेंडेंस ऑफ ब्लड बाथ हैज बीन 50% ग्रेटर देन द नॉर्मल टोटल, नॉर्मल टोटल से 50% ज्यादा। नॉर्मल टोटल कितना है 2000,
उससे 50% ज़्यादा, दैट इज 2000 प्लस 50% ज़्यादा 3000। क्लियर? देखो मैं आपको अभी बता रहा, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा थोड़ा आराम आराम से समझ के लो। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे ब्लड बाथ, अटेंडेंस ऑफ ब्लड बाथ कितना है 3000 पर वीक। डन, इधर तक हो गया मेरे हिसाब से। इधर तक कोई दिक्कत? ये 2-3 पैराग्राफ में कोई दिक्कत नहीं? क्लियर? चले आगे। देखो, द मैनेजर बिलीव्स दैट दिस वुड टेपर ऑफ ड्यूरिंग द सेकंड 2 वीक्स, 25% बिलो दैट ऑफ द फर्स्ट 2 वीक्स ड्यूरिंग द थर्ड वीक एंड 33% ऑफ बिलो द फर्स्ट 2 वीक्स ड्यूरिंग द फोर्थ वीक। अब मतलब क्या बोल रहा, अभी वो पहले 2 हफ्ते का वो बोल रहा कि 3000 लोग आ रहे थे, लेकिन अभी ऑलरेडी 2 हफ्ते से चल रही, थर्ड हफ्ते में कम होगा। कितना कम होगा? ड्यूरिंग द थर्ड वीक, ये पढ़ना है अच्छे से, ड्यूरिंग द थर्ड वीक 33% कम हो जाएगा दैट ऑफ द फर्स्ट 2 वीक्स। फर्स्ट 2 वीक्स में कितना था? 3000 था, तो 3000 का 33% कम हो जाएगा थर्ड वीक में। फिर ड्यूरिंग द फोर्थ वीक क्या होगा? नहीं 25% कम होगा थर्ड, देखो 25% कम होगा थर्ड वीक में, 33% कम होगा फोर्थ वीक में। ठीक है, मैं गलत बोल दिया था। देखो ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 वीक्स, ड्यूरिंग द सेकंड 2 वीक्स, मतलब सेकंड 2 वीक्स मतलब पहले 2 वीक्स हो गए, नेक्स्ट 2 वीक्स जिसके ऊपर ये लड़ाई चल रही है, ब्लड बाथ लगाएंगे या अपॉन द एयरबस लगाएंगे, तो क्या हो रहा है सेकंड 2 वीक्स मतलब नेक्स्ट 2 वीक्स में 25% बिलो दैट ऑफ द फर्स्ट 2 वीक्स ड्यूरिंग द थर्ड वीक। थर्ड वीक में कितना रहेगा? 25% बिलो, पहले जब 3000 था उसका 25% कम, एंड 33% बिलो दैट ऑफ द फर्स्ट 2 वीक्स ड्यूरिंग द फोर्थ वीक। फोर्थ वीक में 25% नहीं 33% कम, कब से? पहले 2 हफ्ते से, मतलब 3000 से। क्लियर? नेक्स्ट, attendance on upon the Airbus would be expected to be normal throughout its run regardless of the duration। normal मतलब क्या? 2000। तो यहाँ पर upon the Airbus का एक्सपेक्टेड कितना रहेगा? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या? बोलो, नॉर्मल मतलब क्या? 2000 पर वीक। क्लियर? हाँ। और ये 2000 में, सुनो, ये 2000 में 1500 अडल्ट 500 चिल्ड्रन। क्लियर? ठीक है भाई। अब देखो, ऑल रन्स एट द थिएटर आर शोन एट अ रेगुलर प्राइस ऑफ 2 फॉर अडल्ट्स 1.2 फॉर चिल्ड्रन बिलो। ये तो ये 500 बच्चों के लिए टिकट कितनी रहेंगी? 1.20। और ये जो 1500 बच्चे हैं, 1500 अडल्ट है, अडल्ट 1500 अडल्ट के लिए 2 रुपये अडल्ट। सर कौन से ज़माने का क्वेश्चन है भाई? 2 रुपये कोई टिकट होती क्या? आज तो 200 रुपये में भी टिकट नहीं मिलती, वो 200 रुपये में भी नीचे बैठना पड़ता, मतलब वो स्क्रीन ऐसी दिखती 200 रुपये में भी। 2 रुपये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया भाई? वन, बस ये दिन वापस दिला दे। ठीक है, इधर तक क्वेश्चन क्लियर? इधर तक क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आराम 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 से पढ़ो। क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट इसमें बोला था, अगर क्वेश्चन समझ गया तो फिर आंसर बहुत इजी रहता, आंसर बहुत इजी रहता अगर आपको क्वेश्चन समझ गया तो। जस्ट अ सेकंड, अगर क्वेश्चन नहीं समझा अपने को तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस है, और वो फिर उतना फ्लो में आंसर आता नहीं, कुछ ना कुछ चीजें मिस कर देते। आराम आराम से, बस अब एक ही पैराग्राफ पढ़ना बाकी है, मतलब एक और ये छोटा सा आधा, बाकी अपने अभी तक पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया। अभी तक के पैराग्राफ में अपन ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या हो रहा? ब्लड बाथ पिछले 2 हफ्ते से चल रही थी, आने वाले 2 हफ्ते में ब्लड बाथ डाल सकते, या तो दूसरी पिक्चर आ रही अपॉन द एयरबस वो डाल सकते। उसके बाद ये वाला पॉइंट पेंडिंग था अभी। उसके बाद नॉर्मल अटेंडेंस रहता 2000 वीक्स, 2000 पैटर्न्स पर वीक, लेकिन ये वाला पॉइंट अच्छा था कि अटेंडेंस का ब्लड बाथ पहले 2 हफ्ते में 50% ग्रेटर था नॉर्मल से। तो नॉर्मल से 50% ग्रेटर मतलब क्या? कितना था? 3000। ये 3000 कब था? पिछले 2 हफ्ते में था। तो सर अभी थर्ड वीक और फोर्थ वीक में कितना रहेगा? देखो ना, पहले पास्ट टू 2 वीक्स हो गया, अब जो 2 हफ्ते रहेंगे वो थर्ड वीक रहेगा और वो फोर्थ वीक रहेगा। थर्ड वीक में क्या हो रहा? 25% कम जो पहले हुआ करता था, 3000 का 25% कम। और फोर्थ वीक में क्या हो रहा? 33%, 33.33% कम जो पहले हुआ करता था। 3000 का 25% कम इधर, 3000 का 33.33% कम इधर। क्लियर? यस। अटेंडेंस फॉर अपॉन द एयरबस वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल थ्रू आउट द रन। अटेंडेंस इसका 2000 रहेगा, 2000 में 1500 अडल्ट और 500 बच्चे। क्लियर है क्या? और
प्राइस दे दिया 1.2 और 2 रुपये फॉर होटल्स। इधर तक मेरे को लगता है तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन है अभी तक। नेक्स्ट, द रेंटल चार्जेस फॉर ब्लड बाथ इज 900 फॉर 1 वीक, 1500 फॉर 2 वीक्स। अब देखो ऑब्वियसली मुझे मूवी दिखाना है तो मुझे मूवी के लिए रेंट देना पड़ेगा। मैं अगर थिएटर का ओनर भी हूँ तो मतलब मैं ओनर भी हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे टीवी मूवी बताने के लिए आपको रेंट देना पड़ेगा। आप एज अ ओनर सोचो, एज अ ओनर ऑब्वियसली मुझे अगर रोहित शेट्टी की पिक्चर मुझे अगर मेरे थिएटर में बतानी है तो रोहित शेट्टी को कुछ ना कुछ तो रेंट देना पड़ेगा। तो रोहित शेट्टी को कितना रेंट दे रहा है मैं बताओ, रोहित शेट्टी को कितना रेंट दे रहा है बताओ। अगर एक हफ्ते के लिए ले रहे, दिस इज रेंट। रेंट में क्या रहेगा, ब्लड बाथ एक हफ्ते के लिए ले रहे तो 900 रुपये, 2 हफ्ते के लिए ले रहे तो 1500। तो ऑप्शन ऐसा भी है कि अगर तुम एक हफ्ता भी लगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रेंट दिया ना, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन है कि तुम एक हफ्ते के लिए भी लगा सकते और एक हफ्ता तुम अपो ऑन द एयरबस लगा लो शायद। फॉर अपो ऑन द एयरबस इट इज 750 फॉर 1 वीक एंड 1200 फॉर 2 वीक्स। क्लियर है, रेंट समझ गया, दोनों मूवीज का रेंट समझ गया अपने को। नेक्स्ट, ऑल अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आर फिक्स्ड। अब इधर तक समझ गया अपने को कि भाई एक हफ्ते का ब्लड बाथ का रेट है 900, 2 हफ्ते का 1500, अपो ऑन द एयरबस 750 एक हफ्ते का, 1200 2 हफ्ते का। क्लियर क्लियर क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऑल अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आर फिक्स्ड, जैसे ही बोला कि ऑल अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आर फिक्स्ड तो अपने दिमाग में क्या आया, इररिलेवेंट, छोड़ो। ऑल अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आर फिक्स्ड है ना, इररिलेवेंट कॉस्ट छोड़ो। 4200 per week except the cost of potato wafers and cakes which average 60% of their selling price। समझ गए, फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट छोड़ के छोड़ देना। अपने पास क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, क्या रहता, वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता, रिलेवेंट कॉस्ट रहता वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जो क्या बोल रहा, ऑल अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आर फिक्स, जैसे ही उसने बोला कि ऑल अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आर फिक्स्ड, अपने दिमाग में क्या आया कि ऑल अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आर इररिलेवेंट कॉस्ट एंड हेंस अपन उसको क्वेश्चन में नहीं पकड़ेंगे। डन सर। अब ये जो एक्सेप्ट दे दिया ना, एक्सेप्ट, तो उसके वजह से अपने को ये वाला पकड़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट की वजह से। ठीक है सर, ये पकड़ लेंगे। तब मैनेजर से, और देखो ये क्या बोल रहा है, 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस वो रहेगा। सेलिंग प्राइस कितना है, सेल्स ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड केक्स रेगुलरली 1.2 फॉर पैटर्न, मतलब हर एक बंदे के पीछे 1.2 रुपीज में आपको पोटैटो वेफर्स और केक्स मिल रहे हैं। भाई कौन से जमाने का क्वेश्चन है ये, 1.2 रुपीज में, एटलीस्ट 1.2 डॉलर बोलेंगे तो भी एक बार का ठीक रहेगा। मतलब 1.2 रुपीज में अपने को पोटैटो वेफर्स और केक्स दोनों मिल रहे हैं, मतलब ये तो मिरेकल हो गया। रिगार्डलेस ऑफ द एज, मतलब सबके लिए, बच्चों के लिए भी सेम है और अडल्ट्स के लिए भी सेम है। इसका मतलब ये क्वेश्चन दी एंड क्या बोल रहा, द मैनेजर कैन अरेंज टू शो ब्लड बाथ फॉर 1 वीक अपो ऑन द एयरबस फॉर द फॉलोइंग वीक, और he can extend the show of blood bath for 2 weeks, or he can show uppo on the airbus for 2 weeks as originally booked। show the computation the most profitable course of action। 3 कोर्स ऑफ एक्शन है ये वाले, इससे अपने को समझा 3 कोर्स ऑफ एक्शन है। एक कोर्स ऑफ एक्शन ये कि अपो ऑन द एयरबस चलना है तो 2 हफ्ते के लिए, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन ये ब्लड बाथ चलना है तो 2 हफ्ते के लिए, तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि 1 हफ्ते ब्लड बाथ और 1 हफ्ते और 1 हफ्ते अपो ऑन द एयरबस। समझे, तीनों मतलब तीनों कोर्स ऑफ एक्शन में अपने को क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है तीनों कोर्स ऑफ एक्शन। पर 3 कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, एक जो ब्लड बाथ पिछले 2 हफ्ते से चलते आ रहा उसको ही कंटिन्यू करो, दूसरा ब्लड बाथ को रोक लो और अपो ऑन द एयरबस को 2 हफ्ते चलने दो, तीसरा ऑप्शन क्या है, 1 हफ्ता ब्लड बाथ चलने दो, 1 हफ्ता अपो ऑन द एयरबस चलने दो। तो तीनों केसेस में अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट के लिए देखो इसने अपने को टिकट का प्राइस दिया, टिकट के प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पैटर्न्स, जो यहाँ पर दिया था कि 2000 3000 अब वो नॉर्मल हो गए, उससे अपन टिकट से प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को आ जाएगा क्या, जितना अपना सेल्स हुआ। सेल्स में और एक ऐड करना पड़ेगा अपने को, ये वेफर्स वाला। भाई पोटैटो वेफर्स एंड केक्स बेचेंगे तो पैसा मिलेगा ना, तो 2 चीजें से प्लस होगा अपना सेल्स, पहले टिकट से और दूसरा वेफर्स एंड केक से, माइनस खर्चे कौन से सर, मुझे एक खर्चा दिखा था, वो रेंट वाला खर्चा दिखा था मुझे, ये वाला, ये रेंट वाला खर्चा है, इसके अलावा मुझे कोई खर्चा दिखा नहीं। दिस क्लियर। क्वेश्चन दी एंड। क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में ज्यादा डाटा है, कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, उसको एक बार अपन ने इससे पढ़ लिया, अपन ने मार्किंग कर लिया, अपने को समझ गया ब्लड बाथ में कितने लोग हैं, अपो ऑन द एयरबस में कितने लोग हैं, अब बस उसको
सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आंसर अपने आप फोल्ड होते रहेगा। ऐसे बड़े क्वेश्चन को आप वन टाइम पढ़ के नहीं कर सकते, और एक बार कंपल्सरी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। प्लीज हैव अ रीड ऑन द क्वेश्चन प्लीज। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो, डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ो। जैसा अब मैंने देखो पूरे क्वेश्चन को पूरा ऐसा, जब क्वेश्चन पढ़े तो ऐसा लगने को ना कि हाँ भाई क्वेश्चन पढ़ा। कुछ बच्चों के पेपर ऐसे मतलब ऐसा रहेगा ब्लैंक एकदम, उन्होंने कुछ नहीं किया, अरे भाई मार्क करते हुए चलो, जा जा ऐसा लग रहा है कि अपने को बाद में कंफ्यूज हो सकते हैं। मतलब देखो बड़े क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने का एक ही तरीका है, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और वो पहले छोटा पार्ट सॉल्व करो ऑटोमेटिकली। मतलब एक छोटा पार्ट सॉल्व किया, दूसरा छोटा पार्ट सॉल्व किया, ऐसे आपने 5 छोटे पार्ट सॉल्व किए, ऑटोमेटिकली वो बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप बोलेंगे सर मैं एक ही गो में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दा, कंफ्यूजन प्रो मैक्स। फटाफट करो फटाफट। क्वेश्चन में ज्यादा डाटा नहीं है, बस डाटा अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। और आपको ही मालूम है नंबर ऑफ पीपल दिया, नंबर ऑफ पीपल बराबर निकाल दो, नंबर ऑफ पीपल में बाइफरकेट बराबर कर दो, अडल्ट कितने बच्चे कितने बराबर 1/4 चिल्ड्रंस, बाकी सब अडल्ट। ये हो गया पहला केस। दूसरा अपन क्या देखेंगे, जितने भी अब जितने भी लोग आए, नंबर ऑफ पैटर्न्स पर वीक आए, उसको रेवेन्यू के लिए अपने को टिकट्स प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 रुपये और 1.2 रुपीज़ से। उसके बाद स्नैक्स से पैसा कमा रहे वो करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें हो गई, और चौथी चीज़ रेंट माइनस करना है, आंसर प्रॉफिट आ गया अपना। 5 चीज़ें ही करना है, 5 चीज़ें। नंबर ऑफ पैटर्न्स पर वीक को रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दो, सेल्स का देख लो, रेंट सेल्स ऑफ स्नैक्स देख लो, लास्ट में रेंट माइनस कर दो, प्रॉफिट आ गया, सिंपल। निकालो निकालो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार आराम से, क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ेगा क्वेश्चन, बोलो। पढ़ लिया? सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको? सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, बताओ। फटाफट देखो। सबसे पहले नंबर ऑफ पैटर्न्स, ये नॉर्मल अटेंडेंस, जो नॉर्मल अटेंडेंस बोला है ना इधर, नॉर्मल अटेंडेंस। लेकिन नॉर्मल अटेंडेंस कितना है, 2000, लेकिन ब्लड बाथ में अबोव नॉर्मल था 50% वाला, ये वाला। एंड थर्ड वीक और फोर्थ वीक में 25%, 33% बिलो बिलो हो रहा था। तो उसका अपन एग्जैक्ट वर्किंग नोट से अपन निकाल लेंगे। चलो आ जाओ। तो सबसे पहला सोल्यूशन, सोल्यूशन वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बोलता कि भाई नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है,
बताओ नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 2000 पैट्रन्स 2000 पैटर्न्स पर वीक नॉर्मल कैपेसिटी है। अब वो ब्लड बाथ के केस में क्या हुआ था? ब्लड बाथ के केस में उसने बोला कि भाई अबोव नॉर्मल है पास्ट 2 वीक्स में, तो पास्ट 2 वीक्स में कितना हो रहा था? अबोव नॉर्मल था, दैट इज 2000 प्लस 50%, 2000 प्लस 50%, 2000 प्लस 50%, विच इज नथिंग बट 3000 है, बराबर। 2000 प्लस 50% 3000 पास्ट 2 वीक्स था के अंदर। ब्लड बाथ में अब थर्ड वीक में कितना रहेगा? उन्होंने खुद ने बोला कि 25% कम होगा, तो 3000 माइनस 25% कितना होता? 3000 माइनस 25% कितना होता? 2250। क्लियर? फिर फोर्थ वीक में क्या बोला उन्होंने? 3000 में से 33% कम होगा। थर्ड वीक देखो इन्होंने क्या बोला, ड्यूरिंग द सेकंड 2 वीक्स, मतलब थर्ड वीक और फोर्थ वीक में 25% बिलो दैट ऑफ फर्स्ट 2 वीक्स, फर्स्ट 2 वीक्स का 25% बिलो ड्यूरिंग द थर्ड वीक, एंड 33% बिलो दैट ऑफ फर्स्ट 2 वीक्स ड्यूरिंग फोर्थ वीक। फर्स्ट 2 वीक्स से 33% कम, फर्स्ट 2 वीक्स से 25% कम, फर्स्ट 2 वीक्स से 33% कम, फर्स्ट 2 वीक्स से 25% कम। क्लियर? तो ये 3000 माइनस 33.33% मेरे हिसाब से तो 2000 आएगा, देख लेते हैं। 3000 माइनस 33.33%, यस 2000। क्लियर है? ब्लड बाथ के लिए क्लियर है। और ये पूरे के पूरे कौन है? अडल्ट है। ये पूरे के पूरे कौन है? अडल्ट से अडल्ट। अब देखते हैं अपन किसके लिए, अपॉन द एयरबस। अपॉन द एयरबस के लिए उन्होंने क्या बोला अटेंडेंस में? अटेंडेंस फॉर द अपॉन द एयरबस वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल थ्रू आउट इट रन रिगार्डलेस ऑफ द ड्यूरेशन। नॉर्मल बोल रहा, तो नॉर्मल कितना रहेगा? 2000। तो नॉर्मल थर्ड, दैट इज इनका तो नॉर्मली थर्ड एंड फोर्थ वीक साथ में लिख सकते हैं, 2000 ही रहेगा। अब ये 2000 में 1500 रहेंगे अडल्ट्स और 500 रहेंगे चिल्ड्रंस। सर ये बाइफर्केशन करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि चिल्ड्रन का प्राइस कितना है? 1.2 रुपीज है, और अडल्ट का प्राइस कितना है? 2 रुपए है। तो आपको बाइफर्केशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? वर्किंग नोट नंबर 1 क्लियर है क्या? नॉर्मल कैपेसिटी अपन ने निकाल दिया। फिर वर्किंग नोट नंबर 2, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। क्या है बोलो? फर्स्ट वन, फर्स्ट ऐसे लिख दो, फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ ब्लड बाथ, सेकंड 2 वीक्स ऑफ अपॉन द एयरबस, अपॉन द एयरबस ए लिख दे रहा मैं, और थर्ड 1 वीक ऑफ ब्लड बाथ, थर्ड क्या रहेगा बोलो? 1 वीक ऑफ ब्लड बाथ एंड 1 वीक ऑफ अपॉन द एयरबस। दिस इज क्लियर? बोलो, दिस इज क्लियर? 1 वीक, ये अपने पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल 3। तो अपने को इसमें से इवेलुएट करना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट कौन सा है। अपने को इसमें से इवेलुएट करना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट कौन सा है, वही अपना क्या रहेगा? मेन सॉल्यूशन। आ जाओ इधर तक मेरे साथ हो आप लोग। अब बस कुछ नहीं करना है, ये नंबर ऑफ पीपल को थर्ड वीक और फोर्थ वीक में उसको सेल्स से मल्टीप्लाई करना है टिकट्स में। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ ये देखना है क्या बोलते हैं से पोटैटो एंड वेफर्स केक्स वाला, माइनस करना है अपने को रेंट। बहुत ईजी है, आराम आराम से एक एक स्टेप करो, आराम से समझ जाएगा। सर वो रेंट का समझ में नहीं आ रहा था, आपका एक पॉइंट पेंडिंग में था, समझाऊंगा मैं आपको। बोला ना एक बार आराम आराम से एक एक स्टेप करो।
क्या बोल रहा क्या पूछ रहा अपने को, मतलब तीनों ऑप्शंस को अपने को चेक करना पड़ेगा। तो अपन बोलेंगे स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स फॉर थर्ड एंड फोर्थ वीक तो अपने पास तीन ऑप्शंस थे। तो यहाँ पर डब्बा बना लो एकदम ऐसा, पर्टिकुलर्स ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ये एक एक हफ्ता ये ब्लड बाथ चलने वाला है खाली, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड बाथ चलने वाला है, और ये अपॉन द एयर बस चलने वाला है। क्लियर? सबसे पहले क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, मतलब लोग कितने देखने आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स थर्ड वीक में अलग रहेंगे और फोर्थ वीक में अलग रहेंगे, क्योंकि थर्ड वीक और फोर्थ वीक में अपन ने अभी वर्किंग नोट में निकाला ना, थर्ड वीक में 2250 और फोर्थ वीक में 2000। तो बीबी केस में 2250 और 2000। अपॉन द एयरबस केस में दोनों इसमें नॉर्मल, थर्ड वीक भी नॉर्मल, फोर्थ वीक भी नॉर्मल। क्लियर? 2000 2000, तो ये टोटल हो गया 4000, ये हो गया टोटल 4250। और इसके केस में वो क्या हो रहा, एक हफ्ता क्या चलेगा, ब्लड बाथ, दैट इज थर्ड हफ्ते में चलेगा ब्लड बाथ तो 2250, फोर्थ हफ्ते में चलेगा अपॉन द एयरबस तो उसके 2000। तो इसका कितना हो गया 4250। इज इज क्लियर? यहाँ पर लिख लो इसका अपॉन द एयरबस और इसका ब्लड बाथ, एक हफ्ता वो एक हफ्ता ये। देखो क्वेश्चन में बोला भी था, द मैनेजर कैन अरेंज टू शो ब्लड बाथ फॉर 1 वीक एंड अपॉन द एयरबस फॉर द फॉलोइंग वीक। फॉलोइंग वीक मतलब नेक्स्ट वीक, फॉलोइंग वीक मतलब आप लिख लो नेक्स्ट वीक, इसका मतलब नेक्स्ट वीक, इसका मतलब पहले ब्लड बाथ आएगा, उसके फॉलोइंग वीक मतलब उसके नेक्स्ट वीक में अपॉन द एयरबस। ठीक है, इसलिए पहले हफ्ते के इसमें अपन ने ब्लड बाथ लिया। अगर सर उल्टा लेते थे तो क्या होता था, उल्टा लेते तो देखो यहाँ पर 2000 ही आता था अपॉन द एयरबस, लेकिन ब्लड बाथ वाला 2000 आता था। इसलिए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ब्लड बाथ और बाद में अपॉन द एयरबस, क्वेश्चन में जो बोला है। क्योंकि थर्ड वीक में ब्लड बाथ वाले 2250 थे, ब्लड बाथ वाले फोर्थ वीक में 2000 थे। तो यहाँ पर अगर अपन ब्लड बाथ लिखते थे, ब्लड बाथ बाद में लिखते थे, अपॉन द एयरबस पहले लिखते थे, तो ब्लड बाथ के 2000 आते थे, क्योंकि फोर्थ वीक में 2000 ही आ रहे, थर्ड वीक में उतने थे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स हो गए। अब जहाजा अपॉन द एयरबस है, जहाजा अपॉन द एयरबस है, तो अपने को ये दिमाग रखना है कि भाई इसके अंदर कुछ चिल्ड्रंस है और कुछ अडल्ट है। इसके अंदर क्या है, अडल्ट भी है और चिल्ड्रंस भी है, तो आपको उसका बाइफर्केशन करते हुए चलना है। क्लियर? अब इसके अंदर नेक्स्ट वर्किंग नोट ले लो, मतलब इधर ही नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स में अपन बोलेंगे अडल्ट कितने हैं और चिल्ड्रंस कितने हैं। सर ये अपने को क्यों जरूरी है अलग अलग करना, क्योंकि अडल्ट की प्राइस कितनी है 2 रुपये और चिल्ड्रंस की प्राइस कितनी है 1.2 रुपीज। ठीक है सर। अब सर ये देखो बी जो ब्लड बाथ वाले थे पूरे के पूरे अडल्ट है, 2250 इधर आ जाएगा, 2250 प्लस ये 2000 में 1/4 आर चिल्ड्रन, मतलब 500 चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन के इसमें 500 डाल दो, इसके अंदर 1500 डाल दो, बस। 2250 प्लस 1500 कितना हो गया, ये 3750, सिंपल। ये 3750 है और ये 500 है। सर ये ब्लड बाथ का था, तो ब्लड बाथ के इसमें पूरे के पूरे क्या है अडल्ट। नेक्स्ट ये 4000, तो 4000 में 4000 का 75%, दैट इज 3000 अडल्ट और 1000 क्या हो गए चिल्ड्रंस। इज दिस क्लियर? 1/4 है ना, 4000 का 1/4 कितना होता 1000, तो 1000 क्या हो गए चिल्ड्रंस, और 1/4 चिल्ड्रंस है तो 3/4 क्या है अडल्ट।
क्लियर? बोलो, इज दिस क्लियर? अब जैसे नंबर ऑफ अडल्ट और चिल्ड्रंस आ गए, आप बताओ रेवेन्यू डाल सकते हैं अपन? एग्जैक्टली सर, रेवेन्यू 10। रेवेन्यू क्या रहेगा? अब रेवेन्यू में अपन डाल सकते हैं अडल्ट्स और चिल्ड्रंस। अडल्ट्स रहेंगे एट द रेट 1 पॉइंट, सॉरी, एडल्ट रहेंगे एट द रेट 2 और चिल्ड्रंस रहेंगे एट द रेट 1.20। तो ऊपर से जाए मल्टीप्लाई कर दो, 3750 इंटू 2 कितना होता है भाई? 7500। और ये 500 इंटू 1.2, ये हो गया 600। नेक्स्ट 4250 इंटू 2 8500। 4250 इंटू 2 8500। नेक्स्ट 3000 इंटू 2 6000। और ये 1 इंटू ये हो गया 1200। रेवेन्यू सही आ गया, रेवेन्यू मैच्ड। टोटल रेवेन्यू कितना है? ये 8100, ये 8500 और ये 8200। तो सर रेवेन्यू वाइज देखे तो ब्लड बाथ कंटिन्यू करना चाहिए अपन ने। रेवेन्यू वाइज देखे तो ब्लड बाथ कंटिन्यू करना चाहिए, बाकी भी तो खर्चे माइनस करने पड़ेंगे ना। अभी अपने को स्नैक्स से मिलने वाला है, उसके बाद फिर ये भी तो माइनस करेंगे क्या, रेंट वाला खर्चा बाद में देखेंगे कौन सा जीतता कौन सा नहीं। इधर तक सब क्लियर है क्या? बोलो। अगर इधर तक सब क्लियर है तो अब चलते अपन कौन सा कंट्रीब्यूशन, अपने को और एक कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है? रेवेन्यू हो गया, और एक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्नैक्स होने वाला है। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्नैक्स, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्नैक्स बराबर स्नैक्स के लिए क्या बोल रहा? देखो क्वेश्चन में क्या बोला? 1.2 फॉर पैटर्न रिगार्डलेस ऑफ द एज, मतलब कितने नंबर ऑफ लोग है इंटू 1.2 कर दो। कितने नंबर ऑफ लोग है? 4.20। अब इसमें अडल्ट से या चिल्ड्रन से मैटर नहीं करता, कितने लोग है? 4.242, मतलब नंबर ऑफ पीपल इंटू 1.20, नंबर ऑफ पीपल इंटू 1.20। लेकिन उसमें भी क्या बोल रहा? उसमें भी क्या बोल रहा? 60% ऑफ देयर सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब ये फिक्स्ड है। तो अपना वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? 40% है। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? 40% है। इसलिए एक्सेप्ट 60% बोला है ना, एक्सेप्ट 60% मतलब क्या है? 40%। तो 40% क्या है? अपना एक्चुअल कमाई है बोल सकते हैं अपन। तो 1.2 का 40% पर पैट्रन इज अवर असली कमाई। इज दिस क्लियर? 1.2 का 40%, एक्सेप्ट 60% बोला है, मतलब 40% कमाई है। तो 1.2 इंटू 40% दैट इज 0.48 पर पैटर्न। कितने पैटर्न है भाई? पैटर्न कितने हैं? 4250। तो करो वापस, 4250 इंटू 0.48 कितना हो गया? ये 2040। नेक्स्ट 4250 वो भी सेम था, तो ये 2040। नेक्स्ट 4000 था, तो 4000 इंटू 0.48 इज नथिंग बट 1920। ये कितना था? 4000 था ना, 4000 था। ये 4250 नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स मतलब पैटर्न्स। ये हो गया अपना स्नैक्स से पैसा मिला। ये हो गया रेवेन्यू। तो अपना टोटल कॉस्ट इतना ही है, मतलब टोटल कॉस्ट बोल रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू इतना ही आने वाला था। चलो बढ़िया, परफेक्ट। अब इसमें से अपने को एक ही चीज माइनस करना है, दैट इज नथिंग बट रेंट। इसमें से अगर अपन लेस कर देंगे कॉस्ट, दैट इज ब्रैकेट में लिखता हूं मैं रेंट, तो अपने को इंक्रीमेंटल सेल्स ही आ जाएगा। क्योंकि बाकी आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया कि बाकी कुछ था क्या, तो बाकी कुछ था क्या? नहीं था सर। जब भी अपन रिलेवेंट कॉस्ट या रिलेवेंट चीजें यूज करते ना, तो यहाँ पर अपन जो इसका टोटल रहता ना, इसको अपन प्रॉफिट नहीं बोलते, अपन इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। अपन सिर्फ इसको प्रॉफिट का नाम नहीं देते, तो अपन बोलते हैं इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। ठीक है, या तो आप नाम ही मत दो। अब सर रेंट की बात कर लेते हैं। देखो सर, रेंट क्या बोल रहा था वो कि भाई ब्लड बाथ अगर एक हफ्ते के लिए लेंगे तो 900, 2 हफ्ते के लिए लेंगे तो 1500। अच्छा, तो सर 2 हफ्ते के लिए लेंगे तो 1500, ब्लड बाथ 2 हफ्ते के लिए लेंगे तो 1500, 2 हफ्ते के लिए ब्लड बाथ लिए 1500, एक हफ्ते के लिए लेंगे तो 900 ब्लड बाथ के लग जाएंगे। और अपो ऑन द एयरबस का कितना है भाई बताओ? अपो ऑन द एयरबस का कितना है? एक हफ्ते के लिए लेंगे तो 750, 2 हफ्ते के लिए लेंगे तो 1200। तो एक हफ्ते के लिए लेंगे अपन तो 750, 2 हफ्ते के लिए लेंगे तो 1200। बताओ इज दिस करेक्ट? जो मैंने लिखा वो करेक्ट है क्या? यस सर। आपने जो क्वेश्चन में दिया था ब्लड बाथ 2 हफ्ते के लिए लेंगे तो 1500, एक हफ्ते के लिए लेंगे तो 900, अपो ऑन द एयरबस 2 हफ्ते के लिए लेंगे तो 1200, एक हफ्ते के लिए लेंगे तो 750। अब यहाँ पर जब एक एक हफ्ता ले रहे तो एक एक हफ्ते का रेंट दे रहे, या 2 हफ्ते का दे रहे, 2 हफ्ते का दे रहे। क्लियर? आपके हिसाब से ये आना चाहिए था। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है।
एक लाइन जो अपन ने ऊपर छोड़ दी थी, आ जाओ वो पढ़ते हो। वो लाइन क्या बोल रहा देखो, इवन इफ ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड, क्या बोल रहा, अभी क्या हो रहा, ब्लड बाथ चल रहा, इवन इफ ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड, वो 2 हफ्ते में अगर ब्लड बाथ ली है, द थिएटर हैज टू पे द रेगुलर रेंटल ऑन द अप्पू ऑन द एयरबस एज वेल। मतलब तुमको अप्पू ऑन द एयरबस का तो तुमको पेमेंट करना ही करना है। मुझे एक बात बताओ, पेमेंट करना ही करना है, कोई भी अल्टरनेट लो, इसको अपन कौन सा कॉस्ट बोलते हैं अपन, बोलो, पेमेंट करना ही करना है, इसको अपन कौन सा कॉस्ट बोलते हैं। इवन इफ ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड, ब्लड बाथ अगर तुम कंटिन्यू कर रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अप्पू ऑन द एयरबस द थिएटर हैज टू पे द रेगुलर रेंटल्स ऑन द अप्पू ऑन द एयरबस एज वेल। मतलब क्या है कि दैट इज अ कमिटेड कॉस्ट, एंड कमिटेड कॉस्ट इज इररिलेवेंट कॉस्ट। याद आ रहा है, जिम की मेंबरशिप भर दी है, अब तुम जिम जाओ मत जाओ, समझ रहे, इधर ये क्या बोल रहा है, ये कमिटेड कॉस्ट है। मतलब वो जो मैं आपको बोला था ना, अगर 70+ लाएंगे तो मैं आपको घड़ी दूंगा, दैट इज कमिटेड कॉस्ट। इवन इफ ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड, द थिएटर हैज टू पे द रेगुलर रेंटर ऑफ अप्पू ऑन द एयर बस एज वेल। मतलब क्या हो गया कि अगर तुम ब्लड बाथ कंटिन्यू भी कर रहे हैं तो तुमको अप्पू ऑन द एयर बस का रेंटल तो देना ही देना है। तो अगर तुमको अप्पू ऑन द एयर बस का रेंटल देना ही देना है, तो अप्पू ऑन द एयर बस का जो भी, बोलो, अप्पू ऑन द एयर बस का जो भी रेंटल है वो क्या रहेगा, इररिलेवेंट कॉस्ट रहेगा। तो अप्पू ऑन द एयर बस का जो भी रेंटल रहेगा वो इररिलेवेंट कॉस्ट रहेगा, और इररिलेवेंट कॉस्ट को अपन पकड़ते नहीं। क्लियर है? अपने तसल्ली के लिए एक बार का लिख के काट दो, और उधर वर्किंग नोट बना के लिख लो कि एज, या लिख लो, या वर्किंग नोट 1 एज होता क्या, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे ना, इधर अगर अपन कंफ्यूज हो गए, इधर अपन ने ध्यान नहीं दिया, तो पूरा क्वेश्चन गलत। मतलब अगर तुमने इधर तक सही किया और बस ये गड़बड़ कर दी, तो तुमको पूरे 7 में से क्या क्या कितने मार्क मिलने वाले, 2 या 3 मार्क मिलेंगे, जो तुमने इतना सही किया। क्योंकि अल्टीमेट फाइनल आंसर के 2 मार्क रहते हैं, और हर एक स्टेप के 2-2, मतलब एक एक 1.5 मार्क चलते रहते हैं। 2 मार्क फाइनल आंसर के गए, इसके 1 मार्क चले गए, 3 मार्क तो चले गए, 7 मार्क के क्वेश्चन में 3 मार्क चले गए, और आगे पीछे कुछ गलत किया तो और 1 मार्क चले गए। समझे क्या? तो आपको हर एक पॉइंट का ध्यान देना पड़ेगा, हर एक लाइन को मार्क करना पड़ेगा। जो लाइन को मार्क, मतलब जो लाइन नहीं समझ रही, ऐसा नहीं कि छोड़ना, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। क्वेश्चन में दिया है मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब रहता ही उसका। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी आपको भंडाने के लिए दिया, भंडाना मतलब कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, लेकिन ऐसा कोई ऐसी फालतू आलतू लाइन नहीं रहती, आपको 100% यूसेज वाली लाइन रहती। तो हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ा करो प्लीज। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एज रेंटल्स ऑफ अप्पू ऑन द एयरबस, मतलब जो लाइन क्वेश्चन में है ना वही लिखते हैं अपन, एज रेंटल्स ऑफ अप्पू ऑन द, एज रेंटल्स ऑफ अप्पू ऑन द एयरबस हैज टू बी पेड, हैज, ऐसा लिखो, हैज टू बी पेड even though, has to be paid even though blood bath is extended, thus it is a committed cost, hence irrelevant, is this clear? तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये 900 को माइनस नहीं करेंगे, तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना हो गया, बोलो, 8100 का प्रॉफिट प्लस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्नैक्स 2040 माइनस सिर्फ 900, कितना हो गया ये 9240, कितना हो गया इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 9240, और इधर 8500 प्लस 2040 माइनस 1500, इधर कितना हो गया 9040, और लास्ट में 8200 प्लस 1920 कितना हो गया, ओ माय गॉड, ये 7200 है, सॉरी 7200, तो 1000 माइनस कर दो, तो ये क्या रहेगा 9120, तो क्या दिख रहा, ग्रेटर क्या दिख रहा आपको 9240, बेहतर दिख रहा। 9240 मतलब क्या हो गया, ये
एक हफ्ता ब्लड बाथ और एक हफ्ता क्या बोलो, एक हफ्ता ब्लड बाथ और एक हफ्ता अपू अंदर, बस लास्ट लाइन लिख लो। क्लियर। यहाँ पर ऐसा कट किया ना, वहां पर ऐसा एरो मार्क करके वर्किंग नोट लिख दो, तो आपको समझेगा कि इसके नीचे वर्किंग नोट है, उसका है वो। इट मे बी ऑब्जर्व्ड, it may be observed that it may be observed that net revenue is more, net revenue is more at the option of running bloodbath and Appu on the Airbus for one week. Hence, it must be done. Hence, it must be chosen. Clear? और एक वर्किंग नोट 2 ये भी लिख लो। जो 4200 रुपीज़ का जो कॉस्ट था वो क्या था, फिक्स्ड था, हेंस वो भी इररिलेवेंट कॉस्ट था। कौन सा 4200 वाला सर, ये वाला 4200 रुपीज़ का जो कॉस्ट था वो फिक्स था ना, इसलिए वो इररिलेवेंट था, वो भी लिख लो। समझा क्वेश्चन, मजा आया, हल्का हल्का लग रहा फाइनल में आ गए अपन, लग रहा क्या, लग रहा क्या आप फाइनल के स्टूडेंट हो, बोलो। डन 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 डन, चले प्लीज 2 मिनट का टाइम लो, एक बार क्वेश्चन को देखो क्या क्या अपन ने किया, कैसे अपन ने किया। तो आप जब तक ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप जब तक 2 बार सॉल्व नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और 2 बार सॉल्व नहीं करे का मतलब गीला, का मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम इतना अच्छे से आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। ऐसे क्वेश्चंस को एटलीस्ट सॉल्व करना चाहिए। घर पे जाके अभी अपन ने आज 5 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन में से आप भले तो पहले के 4 क्वेश्चन मत करो, खाली देख लो, ऑडिट कर लो उसका, लेकिन ये 5th वाला क्वेश्चन जो था अभी जो अपन ने किया, वो वाले 5th वाले क्वेश्चन को आपको 100% घर पे सॉल्व करना ही चाहिए, 100% घर पे सॉल्व करना ही चाहिए वापिस से। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क, ठीक है। सर आपने तो बोला था ये तो एकदम स्टार क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क दे रहे, क्योंकि मैंने जो आज आपको पढ़ाया ना, आज आपको जो पढ़ा है उससे आपको क्वेश्चन नंबर 6 आराम से हो जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ो और खुद से सॉल्व करो अच्छे से, मुझे गारंटी है कि आपको आराम से ये जम जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में डाटा बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन में क्या है, डाटा बहुत ज्यादा है, तो आपको उतना खुद से करना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन में जब डाटा बहुत ज्यादा है तो मैं खुद से कैसे सॉल्व करूं। लेबर पकड़ने का, लेबर को एज अ क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ो, उसको सॉल्व करो। मशीनरी को क्वेश्चन नंबर 2 पकड़ो, उसको सॉल्व करो। रॉ मटेरियल को क्वेश्चन नंबर 3 पकड़ो, उसको सॉल्व करो। आप ऐसा समझो ही मत कि ये एक क्वेश्चन है, ऐसा समझो कि आप 4 क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसको सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसको सॉल्व कर लो, मशीनरी का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसको सॉल्व कर लो, और लास्ट में इधर ओवरहेड्स, ये ओवरहेड्स वाला है, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कहीं तो भी होगा, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का 14 पॉइंट है, उसको सॉल्व कर लो। तो आपके पास 4 छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो 4 छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको अभी पढ़ा भी नहीं रहा, आपको खुद करना है। फॉर डिसीजन मेकिंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट बेस्ड ऑन रिलेवेंट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और यूजुअली कंप्यूटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट सच एज कॉस्ट शीट फॉर सुपर्ब विद ऑल द डिटेल्स ऑफ मटेरियल लेबर। कॉस्ट शीट बनाने है सर, कॉस्ट शीट बनाने मतलब क्या, सिंपल, आपको देखो यहाँ पर मटेरियल दिया तो मटेरियल से आप डायरेक्ट मटेरियल निकाल लोगे आप,
जी हाँ सर। तो डायरेक्ट मटेरियल में 3 मटेरियल है, कुछ रेगुलर यूज वाला होगा, कुछ नो यूज वाला होगा, कुछ अल्टरनेट यूज वाला होगा। तो इससे आपका मटेरियल वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेबर वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपको स्टार मार्क करके अच्छे से पढ़ना है। आप एज अ फाइनल के स्टूडेंट ये क्वेश्चन को देखो, रादर देन सीइंग इट एज अ फाइनल स्टूडेंट, मैं बोलता आप देखो एज अ बिजनेसमैन। एज अ बिजनेसमैन ये क्वेश्चन को देखो, आपको आराम से क्वेश्चन जम जाएगा। आपको बता रहा, मैं आपको बार बार वो बोल के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप बता रहा, आप वो एंगल से जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। ठीक है। थर्ड, मशीनरी का क्वेश्चन पढ़ो, फिर फोर्थ ओवरहेड का क्वेश्चन पढ़ो। वैसा करो और डायरेक्ट कुछ नहीं है बार में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिर मशीनरी का और ओवरहेड्स का, चारों को ऐड कर दो, कॉस्ट शीट का आंसर आ गया आपका, ये फाइनल आंसर आ गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट सच एज कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट कुछ नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल निकालो, डायरेक्ट लेबर निकालो, मशीनरी का कॉस्ट निकालो, ओवरहेड्स का कॉस्ट निकालो, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो बस ये ही क्वेश्चन होमवर्क है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक बार वापस से प्रैक्टिस करना है। देखो आप प्रैक्टिस करोगे नहीं करोगे मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ जाएगा कि भाई कुछ तो भी गड़बड़ है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ जाएगा कुछ तो भी गड़बड़ है। इज इज क्लियर? बोलो। चलो इसी के साथ आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में मोटा मोटी अपन ट्राई करेंगे कि रिलेवेंट कॉस्ट पूरा निपटा दे, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन वापस बाकी रहेंगे, वो अपन उसके नेक्स्ट लेक्चर में निपटा देंगे। हाल फिलहाल मैं बता दूं दिसंबर 25 में क्वेश्चन आया, उस दिसंबर 25 में भी रिलेवेंट कॉस्ट का क्वेश्चन आया था, वो भी अपन कल के लेक्चर में करेंगे। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक सुनो 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 नो, और एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ ही गया मैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, ट्राई करो होमवर्क, ट्राई मतलब सिमिलर क्वेश्चन का मैंने आपको मतलब क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे लॉजिकली, ट्राई इट लॉजिकली, आपको समझ जाएगा। ट्राई इट लॉजिकली एंड यू विल गेट द आंसर। ट्राई इट लॉजिकली। प्लीज बच्चों आप समझो ये, आप ये समझो कि ये फास्टैग बैच है, तो मैं हर क्वेश्चन आपको इतना डिटेल में, जितना पिछला क्वेश्चन लिया उतना डिटेल में नहीं करा सकता, मैं थोड़ी स्पीड रखूंगा। अब जब मैं वो स्पीड रखूंगा तो मैं वो स्पीड क्यों रखूंगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जैसे कल जब मैं 6 और 7 क्वेश्चन कराऊंगा तो मेरे दिमाग में ये चीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहेंगी कि आप लोगों को जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो करके आ रहे हैं। कल अगर मैं जब 6 और 7 क्वेश्चन स्पीड लूंगा तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर भगा रहे। मैं क्यों भगा रहा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ने को बोला है, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर यार थोड़ा बहुत तो फिर आपको थोड़ा डिफिकल्टी जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये एक प्री अजम्पशन रहता मेरे दिमाग में, जब मैंने बोला कि आपको 2 क्वेश्चन आप लोग पढ़ के लाएंगे, सॉल्व करके लाएंगे। सॉल्व नहीं हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं होगा, 100% लोगों का नहीं होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में पढ़ के नहीं आएंगे तो मेरे को जब सॉल्यूशन करते करते मजा नहीं आएगा। इज दिस क्लियर? तो प्लीज ये 2 क्वेश्चन आपको कल क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, 100% आपको जमी जाएगा, मुझे मालूम है। नहीं भी जमा तो क्वेश्चन को डिटेल में पूरा पढ़ के आना, क्योंकि मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन के साथ चालू करूँ। ठीक है बच्चों, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दो और कमेंट करके जाओ। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको मेल करना है कि सर मेल करना है कि क्वेश्चन मतलब लेक्चर 2 देख लिया सर मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, लेक्चर 3 देख लिया सर मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेल कर देना, मैं आपका मेल का वेट करूंगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।